कौन सिंपल इंट्रोवर्ट लड़का होता है जो कि अपने रूम में बैठकर गेम खेलना पसंद करता है, मगर किसी वजह से वो उसी गेम में री इनकारनेट और समन हो जाता है। कौन को अब अपनी दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया के 3 किंगडम्स के बीच के लड़ाई को रोकना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए कौन के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। कहानी के शुरुआत में एक जाबाज योद्धा एक बड़े से ड्रैगन से लड़ रहा है। वो उसे खत्म करने के लिए अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है, मगर उससे पहले ही उस पे ड्रैगन हमला करता है, जिसके वजह से ये वॉरियर पीछे हटता है और हमें पता चलता है ये फाइट गेम होता है। एंड बाहर हमारा प्लेयर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा है। थोड़ी ही देर में लड़के को पता चलता है कि एक लड़की उससे बात करना चाहती है और इस लड़की का नाम फ्लोरा होता है। इन दोनों के बात के शुरू होते ही लड़की लड़के को क्यूट कहती है, जिससे लड़का भी खुश। एंड इसका नाम कौन है और फ्लोरा कौन से मदद मांगती है, वो भी गेम में नहीं रियल लाइफ में। यहीं पर कौन लड़की की आवाज सुन के ये सोच के खुश हो रहा है कि लड़की की आवाज क्यूट है, वो भी क्यूट होगी। लड़की की प्यारी आवाजों को सुन के कौन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। फ्लोरा बताती है कि अगर कौन उसकी मदद करता है तो वो कौन को एक ऐसी जरूरी चीज देगी जो उसके पास है। अब कौन जो कि एक नॉर्मल लड़के के जैसा है, जिसने एक लड़की से बात कर ली है, यानी कि उसके लिए तो वो लड़की उसी की हो गई, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे लगता है कि लड़की ने प्रपोज किया है। इस बात को सुनते ही कौन मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर कौन फ्लोरा से मिलने के लिए कहता है। फ्लोरा भी बताती है कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, और कौन पहुंच जाता है एक नई दुनिया में। मगर अभी वो यहाँ पे आया नहीं है। यहीं पर कुछ लोग भाग रहे हैं किसी से बचकर, और इन पे हमला होने की वजह से ये बाहर आते हैं। अपोनेंट टीम का ये पर्सन अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए ही यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। अब ये तीनों ही बचे हैं, मगर इनके बाकी लोग नहीं बच पाते हैं। फिर कमांडर स्टील सेंगन को सरेंडर करके प्रिंसेस को देने का कहते हैं। ये कहते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर सेंगन नहीं मानता है। अब ये कुछ और करे कि उससे पहले ही कौन कमांडर पर गिरता है। इसी वजह से सभी सोल्जर्स कौन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों ही ड्रैगन पर बैठ कर निकलने के लिए तैयार है, मगर प्रिंसेस कौन को अपने पास लाने का कहती है। इसलिए ही सैंगन आगे बढ़ते हुए कौन को कुछ इस तरीके से अपने साथ ले जाता है, कमांडर का ऐसा हाल करके। फिर किसी जंगल में ये सभी यहाँ पर है, और ये सभी ही कौन से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्यों कैसे यहाँ पर आया है और वो है कौन। इतने सारे सवालों को सुन के कौन ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, पहले मुझे ये बताओ। पता चलता है कि वो कर्टिस्किड ऑफ सेंट प्रिया में है। इस नाम को सुनने के बाद भी कौन नहीं समझ पाता है कि वो कहाँ पर है। इसी वजह से ही कौन ये सोचने लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, मगर तभी ही प्रिंसेस उसे पीट कर बताती है कि ये सच्चाई है। कौन प्रिंसेस को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी ही सैंगन उसे ये क्लियर करता है कि ये 36 प्रिंसेस है और इनका नाम एरकार्टले जुस्ट्रेस है। हम इसे ईजे कहेंगे। मगर कौन ये मानता है कि ऐसी प्रिंसेस तो नहीं हो सकती है, उसे मैरिंडेल प्रिंसेस के जैसा लगती है। इससे वो भी खुश हो जाती है, और इस बात को जानकर कौन काफी सारी तारीफें करने लगता है मैरियान की। मगर तभी ईजे बताती है कि वो लड़का है। इस बात को साबित करने के लिए मारियान उसे सबूत भी देता है। इस बात को जानकर कौन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर वो खुद को शांत भी करता है। मगर वो परेशान इस बात से है कि अब वो घर कैसे जाएगा। एक तरफ ये सभी इन बातों से परेशान है, तो दूसरी तरफ वेरिएशन एक्स से बताता है कि वो क्यों हार गया। यहीं पर ही कुछ और सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि लियोन, केटी, और इसका नाम अभी नहीं पता है। एरिक ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर कौन से मिलेगा, और हम इन सभी को देखते हैं जो कि जा रहे हैं। और कौन को ये पता चलता है कि प्रिंसेस शादी करने के लिए कैपिटल में जा रही है। उनके फियोंसे का नाम जुगलबर्ग है। शादी के बाद कौन को इसलिए बताया गया है क्योंकि कौन ने इनकी मदद की थी। कौन को ये लगता है प्रिंसेस उससे बड़ी है, मगर प्रिंसेस 8 साल की होती है। अब इस क्राइम को रोकने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। साथ ही मैरिज को इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि इसमें ये करना होता है, वो करना होता है और वो करना होता है, मगर क्या वो ये नहीं बता पाता है क्योंकि वो खुद एक वर्जिन है। साथ ही मरियन का केस थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि शादी करने के बाद वो एक हाउसवाइफ बनेगी या फिर हस्बैंड। और ये सभी आगे बढ़ ही रहे ये सोचते हुए कि कौन कैसे अपने घर पे जाएगा। तभी कौन गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगती है, और वो कुछ रिक्वेस्ट करता है। सभी ही कैपिटल में चले आते हैं, और कौन की रिक्वेस्ट थी कि उसे एक शू दिलाया जाए, और ये मान भी जाते हैं क्योंकि कौन ने इनकी मदद की है। शॉप में आने के बाद कौन ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसे कौन सा शू लेना चाहिए, इसलिए कौन शॉप के सबसे महंगे जूते को खरीदता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, मगर इन्हें ये पता लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इसलिए ये सभी एक गली में भागते हैं और सोल्जर्स को पीटते हैं।
एक स्वॉर्ड कॉन को दिया जाता है, साथ ही मारियान फाइट करने के लिए निकल जाती है और बाहर से सभी सोल्जर्स देख रहे हैं। फिर एरिक हमला करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर सभी लड़ रहे हैं तो ये दोनों छुपे हुए हैं जहाँ पर कौन डर रहा है, मगर प्रिंसेस नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता है सैगन उसे बचाएगा। और ये सभी आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं मगर कौन के आगे बढ़ने की वजह से ये सभी यहाँ से निकलते हैं, मगर इनका मुकाबला करने के लिए एरिक आ चुका है। फिर एरिक से लड़ने के लिए सैगन एंड मारियान रेडी होते हैं। सैगन एंड एरिक की स्वॉर्ड्स भी एक दूसरे में क्लैश करती है, मगर तभी एरिक स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट करके सैगन को वहाँ से दूर करता है और मारियान को भी। फिर कौन अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके स्वॉर्ड को आसानी से काट के उसे दूर करता है एरिक। प्रिंसेस को कुछ एरिक करे कि उससे पहले ही कौन खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने किसी लड़की को रोने नहीं दे सकता है, साथ ही वो भी मर भी नहीं सकता है क्योंकि वो अब तक वर्जिन है। एंड एरिक अपने पावरफुल अल्टीमेट मूव का यूज करने लगता है। एरिक कुछ और करे कि उससे पहले ही कौन आगे बढ़ते हुए उसके साथ कुछ ऐसा करता है। एरिक को हराने की वजह से ये सभी आगे बढ़ते हैं तो कौन के हाथ में एरिक का स्वॉर्ड है। उसे ये नहीं समझ आता है कि वो क्या करे, इसीलिए ही प्रिंसेस ये बताती है कि अब उससे प्रिंसेस की रखवाली करनी पड़ेगी हेज़ल नाइट, एंड वो इससे भाग भी नहीं सकता है। और फ्लोरा दूर से इन पे नजर रखे है। फिर हॉस्पिटल में एरिक की आंख खुलती है। उसे डॉक्टर आके ये बताते हैं कि एरिक की इंजरीज के वजह से उन्हें उनका एक रतन निकालना पड़ा। अब ये जानकर कि कौन के वजह से उससे अपना एक रतन खोना पड़ा है, वो बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कौन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसे प्रिंसेस के अंडर में काम करना पड़ेगा, इसलिए ही वो यह फैसला करता है कि वो अपने वर्ल्ड में जाने का रास्ता खोजेगा। मगर सैगन ये बताता है कि तुम अकेले रहकर ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम हमारे साथ रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रिंसेस भी ये बताती है कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें खाने एंड रहने की चिंता नहीं करना पड़ेगा, मगर कौन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही सैगन ये बताता है कि हमें कौन की चिंता ना करके कैपिटल के लिए रवाना होना चाहिए, क्योंकि ये इनका कैपिटल नहीं है। दूसरी तरफ एरिक अपने सभी सोल्जर्स के सामने है और सभी सोल्जर्स को लगता है कि एरिक को हराने के लिए कौन ने कोई गलत काम किया है। अब इसलिए वो ये बातें करते हैं एरिक को अच्छा फील कराने के लिए, मगर उनकी बातों से एरिक बुरा फील करता है क्योंकि बातें टेस्टिकल के अराउंड होती है और एरिक ऐसा चल रहा है क्योंकि उसका एक टेस्टिकल नहीं है। फिर हम कौन को देखते हैं जो कि म्यूजिक सुन रहा है, वहीं पर ही मैरियान चली आती है और वो उससे बात करना चाहती है, इसलिए ही कौन भी उसके साथ उसके पीछे निकल जाता है। जाते हुए मैरियान के पूछने पर कौन ये बताता है कि उसे काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं है जब तक कोई उसे नौकर के जैसा ना माने। और मारियान एक पिजन के पास चली आई है क्योंकि उसे मदद बुलाना है कैपिटल के लिए रवाना होने के लिए, मगर पिजन के बड़े साइज को देखकर कौन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिक अपने सुपीरियर्स के पास चला आया है, उन्हें यह बताने के लिए कि वो किसी भी हाल में प्रिंसेस को जल्दी ही पकड़ेगा। साथ ही उसे यह भी यकीन है कि कौन उसके स्वॉर्ड को नहीं चला सकता है, इसलिए ही वो अपने स्वॉर्ड को भी पाएगा। और हम कौन को देखते हैं जिसके हाथ में वही स्वॉर्ड है। और सैगन एंड कौन ये समझ जाते हैं कि ट्रिगर एंड बॉल की वजह से ही इस स्वॉर्ड में पावर आती है, मगर उस ट्रिगर का यूज करने के बाद भी वो जब स्विंग करता है तो वो नॉर्मली बिहेव करता है। और कौन उस जेम को निकालने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो जेम काफी महंगा होता है। इसके बाद यहीं पर ही प्रिंसेस चली आती है। वो इन सभी को ही अपने साथ लेकर एक टावर पर चढ़ती है और फिर वो कौन को ये बताती है कि वो इस सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसी वजह से ही इतनी छोटी सी एज में ही ईजे शादी करने के लिए तैयार है और वो कौन को खुद की मदद करने के लिए भी कहती है। मगर समस्या ये है कि कौन के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। अभी अपनी बातें कंटिन्यू करे कि उससे पहले ही यहाँ पर एरिक अपने टैंक के साथ आ जाता है, साथ ही वो हमला भी करता है और यहीं पर ही लियोन एंड एक सोल्जर भी चला आया है। फिर कौन और बाकियों में इस बात के लिए बहस हो रही है कि उनके निकलने से यहाँ पर खतरा है, इसलिए ही उन्हें नहीं निकलना चाहिए, मगर तभी एक ग्रेनेड यहाँ पर चला आता है जिसकी वजह से ये भागते हैं और इनके सामने सभी सोल्जर्स चले आते हैं। एरिक कौन को देखने के बाद अपने टैंक से फायर करता है, मगर वो मिस होता है। वो फिर से फायर करता है, फिर से मिस होता है, शायद से उसके एक टेस्टिकल की वजह से, क्योंकि वो ऐसे भी टेढ़ा ही चलता है। फिर सैगन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे ये यकीन है कि कौन उस स्वॉर्ड के पावर को रिलीज करेगा। वो टैंक पे अटैक करता है और कौन ने भी स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लिया है, मगर स्वॉर्ड की पावर कुछ अजीब है क्योंकि वो इस तरह का बन चुका है। फिर वो इसी स्वॉर्ड का यूज करके उसके टैंक को ही खत्म करता है, मगर एरिक कभी नहीं मरा है क्योंकि वो बदला लेने के लिए फिर से तैयार है। मगर उसका बैलेंस बिगड़ा है क्योंकि उसका एक रतन नहीं है उसके पास। अब ऐसे बैलेंस बिगड़े हुए से कौन नहीं हार सकता, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो उसके बैलेंस को ठीक करेगा दूसरे रतन को भी तोड़ के। वो ऐसा करता भी है जिसके वजह से एरिक के सभी सोल्जर्स ही उसे यहाँ से ले जाते हैं, यह कहते हुए कि हम तुमसे लड़ने के लिए फिर से आएंगे। फिर कौन भी अपने सभी साथियों के साथ निकल जाता है एंड उसने ये फैसला किया है कि वो प्रिंसेस का साथ देगा, मगर इसके बदले में प्रिंसेस को भी कौन कैसे यहाँ से अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता है, इसमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। प्रिंसेस मान जाती है और ये यहाँ से निकलते हैं जहाँ पर फ्लोरा इन्हें दूर से देख रही है और वो अपने
एक फ्लाइंग पेट को कॉन के पास भेजती है। सीन एरिक पे है जहाँ पर उसकी नींद फिर से एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसे डॉक्टर ये बताते हैं कि तुम्हारा दूसरा रतन भी जा चुका है। इस बात को सुनते ही एरिक परेशान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ आता है कि वह बाप कैसे बनेगा। और कौन अपने घर जाने की प्लान को सोच रहा है तो उसे मैरियान ये बताती है कि उसे लगता है कि कौन ओल्विरिया से आया है। ओल्विरिया एक लेजेंडरी कॉन्टिनेंट है जो कि आसमान में जियोन्स की वजह से चला गया है। कौन को लगता है कि जियोन ही उन पहले पर्सन में से है जो कि आलमंड क्रिस्टल का यूज कर सकता है। फिर इनके सामने वही पेट चला आता है जो कि कौन को रिझाने के लिए यहाँ आया है, मगर उससे मैरियान एंड सैंगन तो इम्प्रेस है मगर कौन एंड प्रिंसेस नहीं। कौन जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, साथ ही वो मैरियान को यह समझाता है कि वो उस पेट को नहीं ले जा सकता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। रीजन यह है कि जंगल का रूल यह कहता है जो कमजोर है उसे ताकतवर खाएगा, इसलिए हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। मगर मैरियान को कुछ भी नहीं समझ आता है और कौन एक चेरी को फेंककर वहाँ से चला जाता है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए। हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि इस बात से परेशान है क्योंकि अब एरिक अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहता है। इन्हें लगता है कि उनके मेंटल डैमेज की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो एक अपोनेंट से 2 बार हार चुके हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता है कि बात फिजिकल डैमेज की है। साथ ही लियोन इन्हें यह समझाता है कि इन्हें अपने अगले मिशन पे फोकस करना चाहिए और ये सभी इस बात से परेशान है कि क्यों कौन ने ऐसा बिहेव किया। प्रिंसेस को लगता है कि कौन किस बिहेवियर के पीछे कोई रीजन है और कौन किसी की चिंता कर रहा है, मगर वो सो जाता है ये सोचते हुए कि उसे अच्छे सपने आएंगे। सुबह होती है, कौन को अच्छे सपने नहीं मगर बुरे ख्यालात आ रहे हैं। इसकी वजह आँख खोलने पर उसे ये पेट होता है। वो चिल्लाता है, सभी यहाँ आते हैं। कौन को प्रिंसेस ये बताती है कि एनिमल लगता है तुम्हें पसंद कर रहा है। इस बात से कौन गुस्सा हो जाता है। सैंगन कुछ कहे कि उसे पहले कौन उस पर भी चिल्लाता है क्योंकि उसे एनिमल पसंद नहीं है, मगर कौन को शांत करते हुए मैरियान ये बताती है कि वो इस एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, इसलिए ही सब यहाँ पर बैठे हैं। और मैरियान को यह समझा रहा है कि उसे उस पेट को वापस से वहीं पर रख देना चाहिए जहाँ से वो आया है, क्योंकि एक पेट कभी भी अच्छा ना होकर रास्ते की रुकावट ही बनता है। साथ ही क्योंकि इन सभी को ही प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है तो ये इनके लिए अच्छा नहीं, मगर तभी ही कौन के बातों को रोकते हुए सैंगन ये बताता है कि काफी समय पहले एक ऐसा स्वॉर्डमैन था, एक ऐसा चालाक वॉरियर था जिसका नाम ऑर्थर था, जिसने अपने चालाकी से बहुत सारे कॉमर्स को बचाने के साथ ही बैटल्स को भी जीता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी ही उसके सोल्जर्स उस पर भरोसा करते थे, जिसकी वजह से उसके सभी ही एनिमीज उससे डरते थे और उसने बहुत सारे काउंटलेस बैटल्स को जीता है। सैंगन ये भी बताता है कि उसे कैट्स पसंद है। इस बात को सुनकर कौन गुस्सा हो जाता है और सैंगन को अभी वो पेट पसंद है। कौन समझ जाता है कि सैंगन को पेट्स पसंद है। प्रिंसेस इस डिस्कशन को यहीं ओवर करके आगे बढ़ने लगती है तो कौन ने फैसला कर लिया है कि वो उस पेट से लड़ाई करेगा, इसलिए वो सामानों को खरीदने के लिए आता है, मगर उस पर शक कर लिया है सैंगन ने। कौन पेट को खत्म करके उसे पहले ही मैरियान ने बंदूक तान दिया है उस पे। अटेम्प्ट 3 में वो जहरीला खाना बनाता है, मगर प्रिंसेस आके बताती है कि पहले तुम इसे ट्राई करो। फिर सभी बैठकर कौन से पूछते हैं कि उसके ऐसे बिहेवियर का रीजन क्या है। कौन रिवील करता है कि उसे पेट से एलर्जी है, मगर ये झूठ होता है क्योंकि पेट उसके सर पर है एंड वो वहाँ से भाग भी जाता है। कौन को मार भी पड़ती है अपने झूठ बोलने के रवैये से। फिर मैरियान के कहने पर कौन ये बताता है कि बचपन में बारिश के मौसम में उसने 2 किटेंस को बचाया था। उसने अपने घर पे उसके अच्छा ख्याल भी रखा, मगर समय के साथ ही उन किटेंस की भूख बढ़ती गई, मगर किसी वजह से उन किटेंस ने कौन को ही पसंद नहीं किया, इसलिए ही कौन ने यह कसम खाई कि वो अब किसी भी पेट्स को पसंद नहीं करेगा। मगर सभी के समझाने पे कि वो इसका नया चांस हो सकता है पेट को वापस से पसंद करने का, कौन माफी मांगते हुए अपना हाथ आगे करता है तो वो पेट उसका हाथ ही खाता है। इसी वजह से गुस्सा होकर कौन ये चैलेंज करता है पेट को कि अगर तुम जीते तो मैं वो हर चीज करूंगा जो कि तुम चाहते हो। वो अपनी आत्मा को रिलीज करके अटैक करता है, मगर उसका अटैक कामयाब नहीं होता है। वो काफी सारी कोशिश करता है उस पेट को हराने के लिए, मगर अंत तक वही हारता है, इसलिए ही वो उस पेट को अपने साथ जाने से नहीं रोक सकता है, हालांकि वो भी उसे खत्म करना चाहता है। फिर जर्नी कंटिन्यू होती है, मगर उस पेट एंड कौन में लड़ाई जारी रहती है। फिर ये डिसाइड करते हैं उस पेट को एक नाम देने का, और कौन एक अच्छा नाम चाहता है। सभी के बेकार नाम को सुनने के बाद कौन इस पेट को नाम देता है पेट। फिर हम कमांडो को देखते हैं जो कि एरिक के साथ मैंसन में जा रहा है। एरिक अपने फियोंसे से मिलता है, जहाँ पर उसके फियोंसे को काफी दुख होता है कि एरिक 2 बार बैटलफील्ड में हार चुका है। हालांकि उसे ये नहीं पता है कि एरिक के दोनों ही नहीं रहे हैं। एरिक की फियोंसे उसे महल के अंदर ले जाती है। वो दवाई लगाना चाहती है एरिक के जख्म पे, मगर एरिक नहीं बता सकता है कि उसके जख्म है कहाँ, क्योंकि उसे डर है कि वो अपने फियोंसे को खो देगा। फिर एरिक यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, मगर बटलर से एरिक को ये पता चलता है कि उसकी फियोंसे काफी सैड है, इसलिए एरिक डिसाइड करता है कि वो उसके साथ सीनरी को एंजॉय करने के लिए जाएगी। वो जाती भी है, मगर रास्ते में एरिक इस बात से डर रहा है कि क्या होगा अगर उसने अपनी सच्चाई उसके फियोंसे को बता दी तो। फिर लेक के पास पहुंचने के बाद एरिक की फियोंसे से ये पूछती है कि वो कितने बच्चे चाहता है। इस बात को सुनते ही एरिक परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है।
ये बात अलग है कि फियोंसे को लगता है कि बच्चे आसमान से एक परी लेके आती है। अब फियोंसे की इन सभी बातों को सुनने की वजह से एरिक यहाँ से चला जाता है और वो भगवान को चिल्लाकर बताता है कि क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया। एंड फियोंसे वेरिएशन से पूछती है कि एरिक को चोट लगी कहाँ है, मगर वेरिएशन को कुछ भी नहीं पता होता है। मगर वेरिएशन ये बताता है कि किसने एरिक की ऐसी हाल की है और क्यों एरिक 2 बार हार चुका है। फिर एरिक रिटर्न करता है तो उसकी मुलाकात 2 और लोगों से होती है, गैब्रिएला एंड लिम्पस से। और गैब्रिएला दवाई देती है एरिक को उसके चोट के लिए। और वेरिएशन को बटलर से ये पता चलता है कि ये दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं एरिक के। और बटलर को लिम्पस खाना तैयार करने का कहकर उसे भेज देता है और वो घर के अंदर एक खास तरह का मेडिसिन तैयार कर रहा है। साथ ही गैब्रिएला सीड्यूस करने की कोशिश करेगी आज एरिक को, ताकि वो उसकी ब्राइड बन सके फैमिली के रेपुटेशन के लिए। और लिम्पस एरिक के फियोंसे को अपना बनाने का ट्राई करेगा। उसी रात को ही दवाई देती है गैब्रिएला एरिक को और अपनी हरकतों से वो उसे रिझाने की कोशिश करती है, मगर एरिक उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो शोर करके सभी को यहाँ बुलाती है। और एरिक को ऐसा देखकर उसकी फियोंसे भाग जाती है और अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए एरिक चैलेंज एक्सेप्ट करता है लिम्पस का। और कल ये जंगल में बात करेंगे या फिर लड़ेंगे। अगली सुबह वेरिएशन भी एरिक के साथ आया है। उसे पता है कि ये सभी सेटअप है लिम्पस का, मगर वो साबित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। साथ ही एरिक को फाइट करना पड़ेगा एंड अगर वो हारता है तो उसे शादी करना पड़ेगा गैब्रिएल से। और लिम्पस एरिक से फाइट करने के लिए काफी सारे मस्कुलर मैन को लेके आया है एंड फिर फाइट शुरू होती है। फिर एरिक अपने कुछ ही मूव से सभी बॉडी बिल्डर्स को हरा देता है एंड लिम्पस एक चिकन को समन करता है। अब एरिक क्योंकि थक चुका है इसलिए ही वो नहीं लड़ पा रहा था, मगर तभी बटलर एंड उसकी फियोंसे आती है उसे चीयर अप करने के लिए। और वो चिकन एरिक के फियोंसे की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से एरिक के अंदर से कोई पावर अवेकन होती है और फिर उस पावर का यूज करके वो उस चिकन को हराता है। लिम्पस भी अपनी हार मान लेता है, मगर वो एरिक पे पीछे से हमला करता है, मगर एरिक को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। एरिक लिम्पस को हरा के यहाँ पर चला आता है, जहाँ पर वेरिएशन ये पूछता है कि तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ। एरिक ये बताता है उसने ट्रेन किया है। एरिक जाते वक्त अपने फियोंसे का मेडिसिन लेता है और वो वेरिएशन के साथ एक हॉट स्प्रिंग पे जा रहा है। दूसरी तरफ वेरिएबल काउंसिल को ये पता चल चुका है कि प्रिंसेस को बचाने के लिए एक ताकतवर वॉरियर आ चुका है। अब इन्हें उस वॉरियर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ही ये किसी को भेजेंगे पता करने के लिए। ये किसी को रिलीज करते हैं और हमारे ये सभी ही आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल की तरफ, जहाँ पर कैपिटल में पहुँचने के बाद प्रिंसेस किसी तरह से कौन को उसके जगह पे पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये सभी काफी देर से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कौन काफी ज्यादा थक चुका है, मगर उसे सभी ये बताते हैं कि शहर में पहुंचने के बाद वो अच्छे से रहेंगे, मगर कौन नहीं मानता है। साथ ही कौन बहस भी करता है क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है, इसलिए ही वो चाहता है कि उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए। और कौन की विश पूरी होती है क्योंकि उसके सामने बीच है और वो सीनरी को एंजॉय कर रहा है और पास से मजा लेने के लिए वो जाने का फैसला करता है। साथ ही वहाँ पर सैंगन भी चला आता है उसे ज्वाइन करने के लिए, जिसकी बॉडी को देखकर कौन हैरान है। फिर प्रिंसेस एंड मैरियान भी अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और इन सभी को देखकर कौन अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि इन सभी के सामने वो कुछ भी नहीं है। उसे अच्छा फील कराने के लिए मैरियान उठती है। उसके बाद कुछ लड़के चले आते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। लड़के तारीफ कर रहे हैं तभी कौन आके बताता है कि उसके पास बॉल्स है, मगर इस बात से उन लड़कों को फर्क नहीं पड़ता है और वो मैरियान को लेकर चले जाते हैं। और मैरियान से लड़के के साथ ही लड़कियों भी इम्प्रेस है उसकी बॉडी की वजह से। लेकिन कौन खुश नहीं है, मगर बाकी खुश है क्योंकि वो सभी ही के लिए मैरियान अच्छा खाना बनाती है। मैरियान हर एक चीज में परफेक्ट है, इस वजह से कौन खुश नहीं है। अब मैरियान क्यों एक लड़के से लड़की बनी, इसका रीजन हमें सैंगन समझाता है। मैरियान एक मूव को परफॉर्म करता है, वहीं पर ये पर्सन आके बताता है कि उसने इस मूव को परफॉर्म तब किया था जब वो मैरियान से 8 साल छोटा था। और ये पर्सन मैरियान का फादर है, जो कि उसे अपना एक नाइफ देता है और वो मैरियान को कहीं ले जाने लगते हैं। ये दोनों बात करते हैं कि मैरियान मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है, इसलिए ही वो सक्सेसर नहीं बन सकता है, क्योंकि एक सक्सेसर द स्ट्रॉन्गेस्ट ही बनता है। अब इसी वजह से ही फैमिली में तनाव होता है और उनके फादर की हालत खराब हो जाती है। वो किसी को अपना सक्सेसर चूज करते हैं, मगर कोई उन्हें मारता है। ये तीनों ही भाई अपने फादर के बॉडी को दफनाते हैं, जहाँ पर ये इल्जाम लगाता है मैरियान पे कि उसने ही उनके फादर को मारा है। सबूत के लिए वो उसके नाइफ को दिखाता है, इसलिए ही मैरियान कुछ भी नहीं बोल पाता है। मगर तभी ही कौन ये बताता है कि उसे लग रहा है कि मिडिल ब्रदर ने ही वो काम किया है। अब क्योंकि मैरियान ने इनके नजर में इनके पापा को मारा है, इसलिए ही ये अपने भाई को कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मार सकते हो तो तुम सक्सेसर बनने के लायक नहीं हो। इसी वजह से ही वो रात को हमला करने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब होता है। और उसके भाई के माफी मांगने पर वो उसे माफी कर देता है। साथ ही वो बताता है कि वो उस स्किल को नहीं सीख पाया है, इसलिए वो यहाँ से चला जाएगा। एंड वो इसी तरह से अपने फैमिली से दूर होता है और वो अब तक अपने फैमिली से नहीं मिल पाया है। मगर कौन को ये नहीं समझ आता है कि स्टोरी से ये तो क्लियर नहीं हुआ कि मैरियान क्यों लड़की बना, इसलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करेगी
ईजे एंड यहीं पर फ्लोरा भी है। कहानी फिर से आगे बढ़ती है जहाँ पर मैरियान कहीं पे बेहोश है तो ये लड़की उसे होश में लाती है। फिर ये लड़की चलते हुए अपने बारे में बताती है, साथ ही कुछ बातें वो मैरियान से रिलेटेड भी जानती है। अब साथ ही क्योंकि मैरियान के पास कोई मकसद नहीं है इसलिए वो उस लड़की के साथ कुछ पल बिताता है और उसके बीमार होने पे वो उसकी मदद भी करता है। मगर एक शाम को जब ये एक रिवर के पास होते हैं तो तभी मैरियान ये फील करता है कि लड़की अब जिंदा नहीं है। प्रिंसेस ये क्लियर करती है कि मारियान उस लड़की का नाम था जो कि अभी मारियान अपने तौर पे यूज कर रहा है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद अब कौन बुरा फील कर रहा है क्योंकि उसके बिहेवियर अच्छे नहीं रहे हैं मारियान के साथ। रात होते ही कौन मारियान को देखता है जो कि रूम में आती है तो वो उसे पानी देता है। गलती से पानी मारियान के बॉडी पे गिरता है। कौन उसे साफ करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से मारियान उससे ठरकी कहती है। एंड फिर फ्लो में ही मारियान भी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाती है। दिन होता है, फिर अपने पास मारियान को देखकर कौन घबरा जाता है और फिर बाहर हमें पता चलता है कि जो स्टोरी सैंगन एंड प्रिंसेस ने बताई थी वो गलत थी। तो मारियान लड़की बनी क्यों? आंसर आता है क्योंकि वो बनना चाहती थी। फिर मारियान बाकियों के बुलाने पर वहाँ से चली जाती है। फिर हम किसी रूम में इन सभी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए ही ये बातें कर रहे हैं। इन्हें पता चलता है कि कोई नया पर्सन आया है उसे बचाने के लिए, जो कि और कोई नहीं बल्कि कौन है जो कि आल्मा गियर का यूज करता है। फिर ये सभी एक रूम में आकर एक पर्सन को बाहर निकालते हैं जो कि मीट का भूखा है और ये जाकर कौन के मीट को भी खाएगा। हमारे सभी हीरो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कौन ये बातें करता है कि वो कैसे वापस अपने रियल वर्ल्ड में चला जाएगा। उसे पता चलता है कि वो चाहे तो बात करके एक जोन से वहाँ जा सकता है, मगर उससे पहले उसके प्रिंसेस जो है उन्हें उनके कामों को करना पड़ेगा। यहीं पर हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि आ चुका है हमला करने के लिए। और घर के अंदर कौन ये सोच रहा है कि वो जल्दी ही अपने रियल वर्ल्ड में जाकर अपने वर्जिनिटी को खत्म करेगा, मगर उसे पता चलता है कि वो अपने कैपिटल में 2 महीने बाद पहुंचने वाला है। फिर यहाँ पर मैरियान आती है। वो बताती है कि प्रिंसेस को कुछ हुआ है, शायद से कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये जाते हैं दौड़ के चेक करने के लिए। प्रिंसेस के ऐसे लुक को देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं, मगर कौन को नहीं समझ आता है कि यहाँ हो क्या रहा है। मैरियन कौन को ये समझाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा भूख लगती है एंड वो टाइम आज है, इसलिए ये किचन में आ चुके हैं चिकन को पकाने के लिए, मगर यहाँ पर खाना कम है इसलिए ही वो भेज देते हैं कौन को और खाना लाने के लिए। यहीं पर ही वो पर्सन भी है। हम इन दोनों को देखते हैं जो कि मीट शॉप से मीट लेकर निकल रहे हैं और गाड़ी के अंदर कौन को सैंगन ये समझाता है कि अगर प्रिंसेस के 3 बाल खड़े हो गए तो पता नहीं क्या होगा। ये आते हैं किचन में जहाँ पर इन्हें बहुत सारा खाना दिया जाता है प्रिंसेस को सर्व करने के लिए। प्रिंसेस ने पहले ही बहुत सारे खाने को खाया है, वो अपने आने वाले खाने को भी पहले ही खत्म कर देती है। वापस से किचन में हम देखते हैं मैरियान को जिसकी हालत खराब हो चुकी है, मगर वो अपना काम नहीं रोकती है एंड प्रिंसेस खा रही है। ये खाना जा कहाँ रहा है ये नहीं समझ आता है कौन को। उसे सैंगन रोकता है जिसकी वजह से प्रिंसेस के अब 2 बाल खड़े हो चुके हैं, इसलिए वो सैंगन को अपने हर एक सेंटेंस को मियाओ के साथ खत्म करने के लिए कहती है। और अब ग्रेजुएशन एक यूनिवर्सिटी से करने के बाद सैंगन मियाओ करेगा, वो कहता भी है एंड वो पेट अब बर्ड है ऐसा प्रिंसेस बताती है तो वो भी चू करने लगता है। हाँ, साथ ही वो उड़ता भी है। किचन के अंदर काम कर करके मैरियान थक चुकी है, मगर उसे अभी काम करना है कल के लिए भी और पेट उड़ रहा है, इसके वजह से परेशान हो चुका है कौन। इसलिए वो प्रिंसेस को ठीक करने के लिए उसके पास जाता है। उसे वो बताता है कि ऐसा पैसा को बर्बाद करना सही बात नहीं है, चलो मेरे साथ प्लेट को धो। प्रिंसेस मान जाती है और वो कौन के कहने पर सोने के लिए भी चली जाती है। तो ये दोनों परेशान है, इसलिए कौन इन्हें भी समझाकर सभी के साथ ही सोने चले जाता है एंड ये लड़का आ चुका है इन्हें खत्म करने के लिए। मगर ये किचन के अंदर जाता है जहाँ भी मैरियन काम कर रही है, उसे वो परेशान करता है, इसकी वजह से इसे मार पड़ती है और क्या ही तो मार पड़ती है। इसकी वजह से ये डर के वहाँ से भाग जाता है। ये आगे बढ़ता है तो इसके सामने सैंगन है जो कि हर बात में म्याऊं म्याऊं कर रहा है, जिसकी वजह से ये डरता है एंड कान निकलने पे ये भाग जाता है। असल में वो पेट होता है। मैन ये पहुंच जाता है प्रिंसेस के पास एंड उसके जो 2 बाल खड़े थे वो 3 हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी चीख कौन भी सुनता है और ये कौन के पास ही चला आता है और इसकी हालत बहुत खराब है। कौन इसके साथ प्रिंसेस को देखने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके रूम में तो आता है मगर उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है और मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस इसे खत्म करती है। प्रिंसेस कौन के ऊपर है और वो कौन पे हमला भी करती है। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने भी प्रिंसेस को देखा उन्हें किसी ने नहीं देखा। और ये मॉन्स्टर बच्चों को उन्हीं 3 हेयर वाली मॉन्स्टर यानी कि प्रिंसेस के बारे में बताकर डरा रहा है। फिर ये सभी निकल जाते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए, मगर कल क्या हुआ, प्रिंसेस कैसे ठीक हो गई, ये किसे पता। एंड यहाँ पर शुरू में कौन नहीं खुश होता है क्योंकि हॉट स्प्रिंग में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं, मगर वो शायद से खुश हो सकता है क्योंकि सैंगन खुश है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं। ये अपने हॉट स्प्रिंग के पास चले आते हैं जहाँ अंदर जाते वक्त कौन नहीं समझ पा रहा है कि मैरियान लड़कियों के साथ नहाएगी या फिर लड़कों के साथ। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है क्योंकि प्रिंसेस एंड मैरियान को एक स्पेशल रूम मिला है एंड इन दोनों को नॉर्मल रूम
नॉर्मल रूम होने के बाद भी कौन काफी खुश हुआ, काफी अच्छे से नहाता है, मगर तभी ही सेंगन उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक नाइट है। बैठे हुए कौन के साथ कुछ अजीब होता है, वो उठता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसने कुछ ऐसा वैसा तो इमेजिन नहीं किया, फिर क्यों ये उठ रहा है। कौन ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका पप्पू सेंगन के वजह से खड़ा हो रहा है, इसीलिए ही कौन वहाँ से भाग जाता है। वो और कुछ सोचे कि उससे पहले ही वो अपने सामने एरिक को आते हुए देखता है। वो उसे तो बच जाता है, मगर कौन अब भी परेशान है क्योंकि उसे ये यकीन है कि वो फिर से लड़ेगा तो वो नहीं बच पाएगा। यहाँ से वेरिएशन में चला जाता है और कौन एरिक से बचने के लिए कुछ इस तरह से छुपा है। फिर कौन प्रिंसेस के रूम के बाहर चला आया है, वो आवाजें देता है, मगर प्रिंसेस एंड मैरियान मसाज या फिर नहाने में बिजी है। इसी वजह से वो दरवाजा नहीं खोलती है। यहीं पर ही एरिक भी गुजरता है, इसी वजह से कौन यहाँ पर छुप कर बच जाता है। वो सेंगन के पास आता है, मगर वहाँ से सेंगन जा चुका है, शायद से अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, ऐसा कौन मानता है। मगर तभी यहाँ पर एरिक चला आया, जिसकी वजह से कौन छुपता है और वो एरिक की आवाजों को सुनता है, जहाँ पर एरिक अपने सोल्जर्स को ठीक करने के लिए विश मांग रहा है। एरिक की सिचुएशन पे कौन हंस भी नहीं सकता है, इसलिए वो प्रिंसेस के रूम के बाहर आता है, मगर अभी ये दोनों मसाज ही ले रहे हैं। इस लड़की के पास आकर कौन मैसेज देता है कि सेंगन को दोनों ही लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर एरिक के आने की वजह से वो यहाँ से चला जाता है। एरिक को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। फिर कौन रास्ते से निकल रहा है सेंगन को ढूंढने के लिए, वो वहाँ पर चला आता है जहाँ पर सेंगन हो सकता है, ऐसा उसे लगता है। जाते हुए कौन को कुछ लोग आवाज देते हैं ताकि कौन के डिजायर को पूरा कर सके। कौन दो लड़कियों को अपने पास से गुजरता हुआ पाता है, उसके कानों को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो इसके आगे आ जाता है। फिर वो इसके अंदर भी जाता है जहाँ पर बिल्लियों के साथ खेल रहा है सेंगन, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है। फिर ये दोनों ही बाहर जा रहे हैं, जहाँ पर बात करके कौन ये बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि मैं एरिक से बच सकूं। यहीं पर एरिक के गुजरने की वजह से सेंगन कौन को छुपाता है। फिर कौन का शांत होता है, इसकी वजह से वो खुश है, मगर उसकी बॉडी चमकने लगती है। वो आगे बढ़ता है तो सभी लोग ही उसे देख रहे हैं। फिर अपने रूम में आने के बाद वो सो जाता है, मगर वो सो नहीं पाता है क्योंकि वो अभी ग्लो कर रहा है। इसलिए सेंगन ये पूछता है कि क्या होगा अगर ये ग्लोइंग इफेक्ट जीवन भर तक तुम्हारे साथ रहेगा तो। सोचकर कौन ये बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो ब्लड भी नहीं डोनेट कर पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने वर्जिनिटी को भी नहीं लूज कर पाएगा। कौन कहीं पे जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी ही आलमा की वजह से है। वो स्प्रिंग में जाकर बैठता है, उसकी ग्लोइंग बॉडी भी ठीक हो जाती है, जिससे वो खुश है, मगर उसके साइड में ही एरिक है और एरिक कौन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है। एंड वो देखता है कि उसकी बॉडी ग्लो कर रही है, यानी कि वो फाइट के लिए रेडी है, मगर कौन की बॉडी क्यों ग्लो कर रही है उसे खुद नहीं पता है। कौन खड़ा है उसका भी खड़ा है, इसे नोटिस भी कर लिया है एरिक ने। कौन फाइट को रोकना चाहता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि फाइट की वजह से यहाँ पर तबाही हो और कोई नंगा मरे। एंड बीइंग अ वॉरियर एरिक मान जाता है। ये दोनों ही कपड़े पहनने लगते हैं, जहाँ पर एक झाड़ू को देखकर कौन कुछ सोचता है और एरिक के पलटते ही वो उस पर अटैक करता है। फिर ये सभी निकल चुके हैं यहाँ से और हाँ, कौन की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। फिर ये अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अब कौन इस तरह से हो चुका है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनसे अट्रैक्ट हो। ये खाना खाते हैं, मगर कौन खाना नहीं खा सकता है, इसलिए वो जूस पी रहा है। वो चिकन खाने की कोशिश करता है, मगर सभी उसे रोकते हैं। ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग एरिक को देख रहे हैं। वो एरिक को खुद को रिवील करने का कहता है। एरिक बचने की कोशिश करता है, मगर सभी इस तरह से उसे रिवील करते हैं और एरिक को देखकर सभी उसके सामने अपने घुटने टेकते हैं, क्योंकि इनका मानना था आसमान से एक फरिश्ता आएगा जिसका तेज सभी से अलग होगा और वो इन्हें बुरी चीजों से बचाएगा। कौन भी एक्सेप्ट करता है कि वही गॉड है और ये तीनों ही उसके नौकर हैं और यह है उसका बीस्ट। और हम देखते हैं कौन को खाते हुए। वहीं पर ये पर्सन आके बताता है कि सब लोग आ चुके हैं। बाहर बहुत से लोग होते हैं जो कि एक मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। कौन से और कौन चिल्लाता है, जिसकी वजह से बहुत सी लाइट होती है और बहुत से बटरफ्लाई उसके पास चले आते हैं, जिससे देखकर सभी उसे मिरेकल मानते हैं। अब क्योंकि कौन गॉड बन ही गया है तो इनका उद्धार भी इन्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए वो फाउंटेन को वापस से चालू करता है अपने हथियार के वार से। अब कौन के इस मिरेकल को देखकर सभी उसे गॉड मान चुके हैं। फिर ये अपने गॉड से पूछता है कि हमें बताइए कि सबसे पहले क्या था। एंड कौन बताता है कि बिग बैंग, उसी की वजह से इस दुनिया की शुरुआत हुई। फिर कौन इनका बहुत बड़ा कारता है, वो अपने गेम एंड अपने रियल लाइफ के चीजों को डिस्क्राइब करता है और इसमें उसका साथ सेंगन एंड मैरियान भी देते हैं। साथ ही प्रिंसेस भी खुद को नहीं रोक पाती है। फिर ये सभी ही मिलकर बहुत बड़ा काटते हैं पूरे ऑडियंस का एंड ये अपना कटवा भी रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि इंजीनियर्स प्रोग्रामर्स ने इस दुनिया को बनाया, जो कि झूठ नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड ये लाइफ असल में एक गेम के अंदर ही तो है। और इतना बड़ा काटने के बाद सभी ही नारे लगा रहे हैं और अब कौन के पास सोना चांदी और पैसे के साथ ही लड़कियां भी है और कौन अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये तीनों ही यहाँ से कौन को ले जाना चाहते हैं, मगर यहाँ से कौन नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सा टेम्पल है, 48 मीट्स है एंड सोना है उसके पास। मगर प्रिंसेस उसे मार के समझाती है कि तुम अपना पर्पस भूल चुके हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड में क्यों आए हो। यहीं पर ये पर्सन आके उसे ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं कौन से मिलने के लिए
अब इतने सारे लोगों को देखकर कौन भी समझ चुका है कि उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसलिए वो सभी के साथ निकलने के लिए तैयार है, मगर उसे ये रोकता है क्योंकि ये भी और इनके फॉलोअर्स भी कौन के साथ जाना चाहते हैं, मगर कौन नहीं मानता है। अब वो परेशान है कि इतने सारे लोगों के साथ वो करे क्या, इसलिए वो सबके सामने आकर बताता है कि ये जगह अब छोटी है उसके फॉलोअर्स के लिए, इसलिए वो एक बड़ा सा टेम्पल बनवाएगा। एंड उस टेम्पल के डिजाइन पे काम सेंगन कर रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से कंप्लीट की है, वो भी टॉप क्लास से। फिर इनका टेम्पल बन के रेडी हो जाता है। अपने सभी फॉलोअर्स को कौन कंप्लीट एंड कन्वर्ट वर्ड का यूज करके पैराशूट से यहाँ से निकलने लगता है, ये कहते हुए कि वो अब अपने रियल वर्ल्ड हेवन में जा रहा है। एंड ये सभी ही फैसला करते हैं कि ये कौन के होली लैंड को तैयार करेंगे। कौन जो कि जा रहा है उसका एनर्जी भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। वो कोशिश करता है, दम लगाता है, मगर कुछ और ही निकल आता है और ये सभी ही गिरने लगते हैं। फिर एरिक की मुलाकात फ्लोरा से होती है एंड ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर वेरिएशन आकर बताता है कि जल्दी ही एरिक यहाँ पे आएगा और केटी उसका राइट हैंड बनने का कहता है, मगर कोई भी इस बात से खुश नहीं होता है। और दूसरी तरफ पेट सभी के रूम में जाता है जहाँ पर सभी को ही रात में बोलने की बीमारी होती है। फिर पेट कहीं पे चला जाता है और यहाँ पर ये सभी ड्रिंक कर रहे हैं, जहाँ पर इनमें बहस हो रही है कि जवान होने में एंड थोड़ी सी एज होने में क्या खामियां होती है। फिर इन सभी में से कौन एरिक का राइट हैंड बनेगा, ये इनकी वेकेशन की ट्रेनिंग बताएगी, इसलिए ही लियोन अपनी ट्रेनिंग बताता है। वो बताता है कि कैसे उसने कड़ी ट्रेनिंग की, मेडिटेशन की, अपने बॉडी को अपने लिमिट को पुश किया था कि वो एक अच्छा राइट हैंड बन सके। साथ ही वो अपने एक स्पेशल मूव का नाम भी बताता है जो कि बहुत बड़ा होता है। और फ्लोरा के साथ एरिक एक नई जगह पर आया है जहाँ पर उसे अपना नया कैलिबर स्वॉर्ड मिलता है। और दूसरी तरफ गुस्ताव ये बताता है कि एरिक का राइट हैंड बनने के लिए जो जरूरी चीज है वो है कभी ना हार मानना। वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक मिशन पे गया था जहाँ पर उसे बहुत सी परेशानी आई, उसके पास पैसे भी नहीं थे, मगर कैसे भी करके उसने अपने दुश्मन को अपनी तरफ कर लिया। अब ये स्टोरी हॉटेस्ट बार की थी, इस बात को वेरिएशन समझ चुका है। लियोन भी हंसता है, वेरिएशन भी कहता है तो इसीलिए तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया। नाउ दो और स्टोरी कैंडिडेट बचे हैं अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। दूसरी तरफ फ्लोरा ने उस स्वॉर्ड में आलमा लगा कर उसे रेडी कर दिया है और अपना स्वॉर्ड मिलने के बाद एरिक यहाँ से जाने लगता है, मगर उसे ये रोकता है। एंड यहाँ पर अब भी केटी अपनी स्टोरी सुनाएगा। वो बताता है कि एरिक का राइट हैंड मैन बनने के लिए जो जरूरी चीज है वो है लव। उसकी स्टोरी में वो जब उठता है तो उसका पार्टनर जा चुका होता है और अब वो अकेला है, उसे किसी की जरूरत है। एंड तभी उसकी जरूरत पूरा करने के लिए एरिक आता है। इस बात को सुनते ही उसे लात पड़ती है वेरिएशन से। अब इन दोनों में ही गर्मा गर्मी होने लगती है। ये लड़ाई उससे पहले ही गुस्सा भी शांत करता है, मगर वो ये मानने लगता है कि उसकी बीवी केटी की वजह से ही भागी है। और हाँ, केटी शराब पीने के बाद एक लड़की के जैसा फैंटेसाइज करने लगता है और लियोन सो चुका है और इन दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है। ये लड़ाई उससे पहले वेरिएशन इन्हें रोकता है। केटी बताता है कि उन्हें फाइट करना चाहिए, जो जीतेगा वही राइट हैंड बनेगा एरिक का। इस बात को सुनते ही लियोन होश में आ जाता है और वो भी लड़ेगा। वेरिएशन इन्हें कहीं लेकर आ जाता है क्योंकि लड़ाई होगी, मगर आपस में नहीं, ये सभी हंटिंग करेंगे और जो भी इस मॉन्स्टर को फाइनल कट दे के हराएगा वही राइट हैंड बनेगा एरिक का। इसलिए सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक लियोन करता है, मगर उससे वो मॉन्स्टर मरता नहीं है, लेकिन गुस्सा उसके टेल को काट देता है। केटी और वेरिएशन भी अटैक करते हैं। इससे डर के वो मॉन्स्टर चला जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके जगह पे चला आता है, जो कि अटैक करके इन सभी को ही घायल कर देता है। यही बड़ी वेरिएशन देखता है कि यहाँ पर एरिक आ चुका है उन्हें बचाने के लिए, और एरिक आता ही अपने एक ही स्लाइस से मॉन्स्टर को तो खत्म करता है, साथ ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी करता है। और एरिक इन सभी से माफी मांगता है। साथ ही वो ये बताता है कि अब हम मिलकर काम करेंगे और अब ये जाएंगे कौन को हराने के लिए। अब ये सब बातें करने के बाद अगले ही दिन ये लोग खेल रहे हैं, ये बातें करते हुए कि एरिक समाज चेंज हो चुके हैं, उनकी लव लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है इनके नजरिए में। दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि पहले बहुत से खाना खाने के बाद अब इनके पास खाना नहीं है, ये मच्छी से काम चला रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अपने नॉर्मल जंक फूड एंड अजीब लाइफ को कौन मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लाइफ काफी नॉर्मल है, उसे अपने घर जाना है। ये अपना डिनर करके सो जाते हैं, मगर कौन ये सोच रहा है कि उसने अपनी पुरानी लाइफ को अभी नहीं जिया है। उसने कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, जंक फूड नहीं खाया है, न ही लेट नाइट तक टीवी देखा है। टूटते हुए तारे से वो विश करता है घर जाने का, मगर वो 3 बार नहीं कह पाता है। सुबह होते ही एक नए कैपिटल के बाहर होते हैं, जहाँ पर काफी शांति है, क्योंकि कौन अपना कंट्रोलर बनाने में बिजी है। लॉज के अंदर आने के बाद सेंगन एंजॉय करता है नहाकर। वो कौन के पास जाता है तो कौन अपनी इमेजिनरी गेम को खेल कर एंजॉय कर रहा है। इसी वजह से वो खाना खाने के लिए भी नहीं आता है, इसीलिए ही सेंगन उसके लिए जंक फूड लाता है। एंड यहाँ पर कौन इमेजिनरी टीवी देख रहा है। ये स्नैक के लिए मरे हुए कीड़े लेके आए हैं। अब कौन कैसी पागल वाली हरकतों को देखकर इन्हें चिंता हो रही है। ये कौन को कुछ खिलाना चाहते हैं। कौन बताता है कि उसे हैमबर्गर चाहिए मैकडॉनल्ड से, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ही कौन इन्हें रेसिपी देता है। रेसिपी को फॉलो करते हुए सभी सामानों को लेकर आ जाते हैं, साथ ही तैयार कर लेते हैं। प्रिंसेस भी बुलाती है कौन को, कौन नीचे आता है तो वो हैमबर्गर को देखता है, साथ ही कोला भी है यहाँ पर।
कौन को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो और लाने के लिए निकलता है तो वो काफी सारे केमिकल्स को देखता है और उन सभी केमिकल्स के अंदर मरे हुए जानवर होते हैं, जिसे देखकर कौन घबरा जाता है। वो वापस से आकर गेम खेलने लगता है और यहाँ पर ये भी गेम ही खेल रहे हैं। ये बातें करते हैं कि कैसे एरिक हॉट स्प्रिंग के लिए गया था एंड वहाँ पर क्या क्या हुआ। और यहाँ पर केटी एरिक के बारे में सोचने लगती है कि वो कहीं पर गया है किसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, जो कि बस उसके सोच में ही होता है। एंड यहाँ पर ये सभी बैठे हुए हैं, इन्हें ये चिंता हो रही है कि कौन कैसे ठीक होगा, इसलिए ये यहाँ के कॉमिक्स को कौन को पढ़ने के लिए देते हैं, जो कि कैसे हम देखेंगे। अब ये कॉमिक इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कौन का ऐसा हाल हो जाता है। कौन को ठीक करने के लिए सैंगन उसे कैसीनो में ले आता है गेम खिलाने के लिए। वो कैसीनो के अंदर जाता है जहाँ पर MMA फाइट हो रही है। यहाँ मैच होने वाला है चैंपियन ब्लडहार्ट वर्सेस किलर ब्रांसिकी। कुछ और रेसलर्स के नाम लिए जाते हैं और सैंगन बेट लगाता है किसी पे। यहीं पर हम ब्लडहार्ट को देखते हैं जो कि हर किसी को ही आसानी से हरा रहा है और कौन को ये नहीं समझ आता है कि वो यहाँ पर बिना टिकट के कैसे आ गया। तभी ये पर्सन एक एक करके सभी रेसलर्स को अंदर बुलाता है और आखिरी पार्टिसिपेंट्स और कोई नहीं बल्कि कौन है। अब ना चाहते हुए भी बैटल में कौन जाता है। एंड यहाँ पर ब्लडहार्ट अगले मैच के लिए रेडी हो रहा है क्योंकि उसका अपोनेंट कौन है। कौन नेट पे चढ़ के सभी को ही खत्म होने का इंतजार करता है और खत्म होते ही वो आखिरी बंदे के गुटी को फोड़कर मैच को जीता है और फाइनल मैच के लिए बहुत बड़ी रकम लगती है बेट पर। और इस मैच में ब्लडहार्ट चेन सॉ को लेकर आया है, इसलिए रेफरी से कहकर कौन भी अपने शॉट को मंगवाता है। एंड नाउ अब ये फाइट इक्वल है। बैटल शुरू होता है जहाँ पर कौन अपनी जान बचाकर भाग रहा है क्योंकि उसे मरना नहीं है। कौन को ये भी पता चलता है कि बेट उस पर ही लगे हैं और वो कट का भी शिकार होता है, मगर ब्लडहार्ट के आखिरी वार को वो अपने शॉट से रोकता है और मौके का फायदा उठाकर कौन यहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाते हुए। यानी कि ब्लडहार्ट जीत चुका है और सभी पैसे कौन पे जो लगे थे वो डूब चुके हैं। साथ ही इन्हें नहीं पता है कि कौन किस टाइप का वॉरियर, मगर उसकी टाइप इन्हें अमेजिंग लगती है। और ये सभी एक नए होटल में आए हैं क्योंकि इन्होंने पैसे तो वैसे बर्बाद कर दिए हैं। एंड यहाँ पर अपने फेस को देखकर कौन डर जाता है। अगली सुबह नींद पूरा ना होने की वजह से कौन शिकायत करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब इनकी बातों से मैरियान खुश होती है, मगर तभी वहाँ पर अटैक होता है, मगर इन्हें सैंगन बचाता है। अटैक काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट में होता है क्योंकि एरिक एक बड़े से टैंक एंड अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर आ चुका है। अब इतने लोगों को देखकर ये यहाँ से भाग भी नहीं सकता है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए ये किसी तरह से लड़कर यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। सैंगन वेरिएशन से लड़ रहा है। एरिक आगे बढ़ता है तो मैरियान उस पर अटैक करती है, मगर उसे लियोन बचाता है। यहाँ पर कौन की टीम कमजोर पड़ रही है क्योंकि अपोजिट टीम में आल्मा गियर का वेपन यूज किया जा रहा है। फिर एरिक स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे कौन रोकता है जिसके पावर के वजह से जमीन ही टूट जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। सैंगन भी इनके पीछे जाता है। ये सभी बच चुके हैं और यहाँ पर इनके साथ लियोन भी है जिसने प्रिंसेस की जान बचाई है। एरिक की आर्मी लियोन को खोज रही है, मगर उसे लियोन नहीं मिलते हैं बट मैरियान मिल जाती है। मैरियान को पकड़ने के बाद एरिक उसे इन्वेस्टिगेशन का कहता है, मगर उसे लगता है कि वो कुछ और ही करना चाहता है एंड इसके लिए मैरियान भी तैयार है। एरिक समझाने की कोशिश करता है कि वो बस पूछताछ करना चाहता है, मगर मैरियान को लगता है कि यह भी वही करना चाहता है। सभी मैरियान को बेवकूफ मानते हैं तो दूसरी तरफ लियोन को इन्होंने ऐसा बांध रखा है। लियोन ये बताता है कि तुम मुझे जो भी कर लो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्रिंसेस उसे पीटती है लातों से। उसे कौन रोकता है क्योंकि यूं मार खाना प्रिंसेस लियोन को बहुत पसंद है। प्रिंसेस के यूं रुकने पर लियोन ये बताता है कि उसे और मार खाना है। दूसरी तरफ एरिक भी फ्लर्टिंग स्टाइल में ही मैरियान का नाम पूछता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आकर ये बताता है कि बाबा जी को बताना पड़ेगा। एरिक बताता है कि मैं तो बस पूछताछ कर रहा हूँ, मगर इसे मैरियान को परेशानी नहीं है क्योंकि वो उसकी सेकंड वाइफ भी बनने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से सभी लोग इसे ठरकियों का मास्टर कहते हैं। दूसरी तरफ सैंगन जानकारी नहीं निकाल पा रहा है लियोन से, मगर कौन निकाल लेता है ये पूछ करके द स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है एंड जवाब में लियोन सभी का ही नाम बता देता है, वो भी द स्ट्रॉन्गेस्ट की रैंकिंग में। इससे इन्हें ये समझ आ जाता है कि ये द इडियट है। अब ये इन्हें मार तो नहीं सकते हैं, इसलिए ही कौन ये फैसला करता है कि ये इस लड़ाई को खत्म करेगा। एंड इसके बाद ही एरिक के पास एक लेटर आता है ये बताते हुए कि ये कौन का लेटर है, साथ ही इन्हें लियोन मिल चुका है। इसीलिए ही एरिक मैरियान को छोड़ देता है और मैरियान पहुंच जाती है सभी के पास, जहां पर ये वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यहीं पर ही एरिक अपने आर्मी के साथ आ चुका है और वो अटैक भी करता है। एरिक को फॉलो करते हुए वो एक रूम के पास आता है। रूम के अंदर इस मशीन को देखकर लियोन इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इस मशीन की मदद से वो अपने मसल्स को ट्रेन कर सकता है। लेकिन ये एक ट्रैप होता है। फिर ये अगले ट्रैप के पास पहुंच जाते हैं। उस ट्रैप को खत्म करने के लिए गुस्सा आगे बढ़ता है, मगर वो उसमें फंस जाता है। अगला ट्रैप केटी के लिए है, मगर उसे ये सभी ही खत्म करते हैं। फिर बताया जाता है कि सभी ट्रैप्स की वजह से काफी सारे सोल्जर्स
हार चुके हैं। ये सभी आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कौन की आवाज की वजह से ये मिडिल में आते हैं तो सेंगेन इन पर किसी तरह का लिक्विड गिराता है। फिर अपने बातों को कंटिन्यू करके इन्हें फिर से वो फंसाता है एंड इस बार मैरियान इन्हें नीचे गिराती है और वो इनके सामने आता है। मगर कौन इन्हें डराता है ये कह करके अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ते हो तो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मगर इस एरिक को फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने कैलिबर से हमला करता है। फिर अपने मिशन को कंप्लीट करके एरिक यहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ मारियान एंड सेंगेन पर केटी एंड गुत्सव नजर रखे हैं। उन्हें ये पता है कि कॉन एंड प्रिंसेस एरिक की वजह से मर चुके हैं। साथ ही गुत्सव इस मिशन में ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि इस मिशन में एक लड़की इन्वॉल्व है। फिर दूसरे दिन ये दोनों ही उन पर नजर रखे हैं जहाँ पर इनमें कुछ बातों के लिए बहस होती है, मगर अपने बहस को ये दूर करते हैं क्योंकि वो दोनों ही निकल रहे हैं अपने रूम से। ये अपने टारगेट का पीछा करते हैं। दोनों ही अलग होते हैं तो केटी लड़की के पीछे चला जाता है जिसका वजह से गुत्सव को सेंगेन के पीछे जाना पड़ता है। पीछा करते हुए वो एक कैफे में चला आया है एंड वो बुक भी पढ़ता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसने कौन के कपड़े पहने हैं मगर वो कौन नहीं है। गुत्सव को समझ नहीं आता है कि ये पर्सन कौन है और वो क्यों यहाँ पर आया है एंड क्यों उसने नोट एंड पैसे लिए हैं। इसलिए ही गुत्सव उस पर्सन का पीछा करने लगता है। फॉग में वो पर्सन खो जाता है और गुत्सव एक ग्रेवयार्ड के पास चला आया है। फिर वो अपने रूम में आके बताता है कि उसने अपने टारगेट को खो दिया। केटी ये बताता है कि मैरियान ने बस शॉपिंग की थी। दूसरी तरफ ये दोनों अपने ओपोनेंट को खत्म करने की वजह से अब अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें अकेला एरिक भी लगता है मगर एरिक टेंट में आकर हंसने लगता है खुश होकर। और ये दोनों ही इन दोनों पे नजर रखे हैं जहाँ पर गुत्सव अजीब कन्वर्सेशन इनकी मिमिक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर सभी चीजें ही नॉर्मल है, इसलिए गुत्सव उस खो चुके आदमी को ढूंढने के लिए जाता है हॉटेस्ट क्लब में। अब हॉटेस्ट क्लब में इंटरोगेशन करते करते बहुत से शराब पीने के वजह से वो वहीं पे सो जाता है। अगले दिन वो वापस से नजर रखे हैं मगर इस बार उसकी हालत खराब है जिसका वजह से केटी उसे लात मारता है क्योंकि शराब की वजह से उसे हैंगओवर हुआ है। कुछ देर तक नजर रखने के बाद केटी यहाँ आता है तो गुत्सव यहाँ से निकल जाता है क्योंकि मारियान यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ पर बहुत से शराब पी रहा है गुत्सव क्योंकि मैरियान भी वही कर रही है। दोनों ही इक्वल अमाउंट में शराब कंज्यूम करते हैं मगर गुत्सव का हालत खराब है एंड मैरियान कंटिन्यू कर रही है। गुत्सव फिर डायरेक्टली ही पूछने चला जाता है मैरियान से कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो अपने सुपीरियर्स को सेव नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। जाने से पहले इन सभी ड्रिंक्स का बिल वो गुत्सव को ही भरने का कहती है, साथ ही वो उसे पंच भी करती है उसके हरकतों की वजह से। अगले दिन गुत्सव यहाँ से निकलने का फैसला कर चुका है मगर तभी उसे यह याद आता है कि मैरियान को ये पता चल चुका है कि वो अकेला यहाँ पे नहीं है। इस बात का पता चलते ही वो उन दोनों को खोजने के लिए निकल जाते हैं। गुत्सव ग्रेव में चला आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहीं पर होंगे। वो यहाँ पर होते भी है मगर फ्यूनरल करने के लिए। ये फ्यूनरल को भी एंड करते हैं और साथ ही अपनी सिंपैथी भी जाहिर करते हैं जहाँ पर मैरियान रोती भी है उनकी यादों को याद करके। और अब क्योंकि वो दोनों ही मर चुके हैं इसलिए ही इस मिशन को एंड करते हैं गुत्सव एंड केटी। फिर अपने बिलोव्ड वंस को अंतिम बार फेयरवेल दे के अंतिम विदाई दे के सेंगेन एंड मैरियान यहाँ से चले जाते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही अपनी आने वाले जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमें यह लगा था कि सेंगेन एंड मारियान अकेले हो चुके हैं मगर ऐसा होता नहीं है। फिर किसी शहर में यह लड़की उठती है, उठने के साथ ही ये हर एक चीज को ही गुड मॉर्निंग कहने लगती है, यहाँ तक कि सन को भी। इस हाइपर एक्टिव गर्ल का नाम मैरियान डा होता है जो कि अपने माँ एंड डैडी को काफी परेशान कर चुकी है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, बिल्कुल मुझसे अपोजिट। इसके वजह से इसके परिवार भी काफी परेशान होते रहते हैं मगर उसे खुश करने के लिए वो झूठ भी बोलते हैं। माँ बाप की झूठी तारीफें सुनकर मैरियान खुश हो जाती है। वो उन्हें गले से लगाती है, लगभग मार ही डालती है मगर मारते नहीं है क्योंकि अब उसे अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना है। मारियान के माँ बाप ये समझाते हैं कि उसे नहीं मिलने जाना चाहिए अपने ग्रैंड मदर से क्योंकि उनका एक लेग ब्रोक हो चुका है मगर इससे मारियान को और ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो यहाँ से दौड़कर चली जाती है। मारियान का खौफ इतना ज्यादा होता है कि उसके पड़ोसी भी उसे देखकर छुप जाते हैं। और इसी शहर में ही हमारे हीरोज आ चुके हैं जहाँ पर कौन खुश है क्योंकि उसने एरिक के सभी टीममेट्स को ही बेवकूफ बना दिया। वो ये भी बताता है कि वो कैसे उस वार से बचा था, ये सभी ही उसी आईने की वजह से हुआ है। अब कौन बहुत खुश है ये भी जानते हैं कि एक हफ्ते के बाद ये पहुंचेंगे अपने कैपिटल में मगर अभी इनके पास टाइम है तो ये क्या करे ये इन्हें नहीं समझ आ रहा है। तभी कौन फील करता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है और वो क्यों कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता है, ना ही कौन को। और मैरियाना अपने ग्रैंडमा के घर पे चली आई है, वो उन्हें खाना खिलाती है कुछ इस तरीके से। मैरियाना झाड़ू देकर घर को साफ करने लगती है तो उनकी ग्रैंड मदर पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है मगर वो अपने स्टिक से ही उन्हें मार देती है, इससे ग्रैंड मदर हो जाती है बेहोश। मगर मैरियाना को लगता है कि ये सो रही है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो निकल जाती है। कौन जो कि अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहा है
वो टकराता है मैरियांडा से, मगर मैरियांडा ब्लश करती है। कॉन के सभी टीममेट्स ही मैरियांडा को सॉरी बोल के निकल जाते हैं, कॉन भी, मगर मैरियांडा अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसे कॉन अपना शहजादा लगता है, मगर ये याद आने पे कि उसके पास एक लड़की है, मैरियांडा का दिल टूट जाता है। मगर वो ये फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में कॉन को पाएगी। एंड कॉन घर से निकल जाता है डॉक्टर को मिलने के लिए और उसे गले लगाने के लिए मैरियांडा आगे बढ़ती है, एक घोड़े को गिराते हुए। वो अपने ख्याली पुलाव में ही ये सोच लेती है कि उसने कॉन को जाने से रोका है, उसे डांटते हुए, अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए। रियल में वो उसे बचाएगी क्योंकि उसे प्यार हो चुका है कॉन से। कॉन जो कि गेट के बाहर है, उसे अंदर जाने से मैरियांडा रोकती है। अब मैरियांडा जो कि कॉन को रोकने के लिए आई थी, उसे समझाने के लिए आई थी, वो उसे पीटने लगती है क्योंकि उसकी आंखें बंद है। उसे लग रहा है कि वो उसे बचा रही है। कॉन को पीटने के बाद मैरियांडा खुद रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। घर पे सभी को ये पता चल चुका है कि कॉन की पिटाई हुई है, वो भी एक लड़की से। सभी को लगता है कि कॉन की हरकतों की वजह से उसे मार पड़ी है, मगर ऐसा नहीं होता है। समझाने की कोशिश कॉन करता है, उसकी बातों को कोई नहीं मानता है, बट उसे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए उसके साथ इस बार चलेगी मारियान। एंड वो निकलती है, उसे बाय बाय कहते हैं ये दोनों। तो इन दोनों के साथ ही मारियान को भी मैरियांडा अपनी दुश्मन मान चुकी है। उसे लगता है कि कॉन ने उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसी वजह से वो अब कॉन को नहीं छोड़ेगी। वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो अटैक एक स्वॉर्ड से करती है। कॉन को कुछ भी नहीं पता है एंड स्वॉर्ड की वजह से ही मैरियांडा गिरने लगती है, तो उसे कौन बचाता है। इन दोनों को ऐसा देख के मैरियान खुश नहीं है क्योंकि उसके कपड़े को गलती से ही कॉन ने फाड़ा है, इसलिए ही मैरियांडा कॉन को पीट के यहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर से इलाज कराने के बाद कॉन भी जाए कि उससे पहले उसे पता चलता है कि लड़की की वजह से उसका एक हड्डी तक टूट चुका है। फिर वो अपनी कहानी को सुना के यहाँ से बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ जाता है तो मैरियांडा उसे देख के ये फील करती है कि उसे जानबूझकर ही कॉन ने परेशान किया है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। फिर मैरियांडा कॉन के पास जाती है, वो उसे पीटने लगती है क्योंकि ये तरीका है उसके प्यार को जाहिर करने का। कॉन जो कि अभी मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसके गेम अभी बहुत लेवल अप कर चुके हैं, उसे अपना गेम खेलना है। मगर मैरियांडा को लगता है कि कॉन लव कन्फेस करेगा। कॉन मौका पाकर भाग जाता है यहाँ से, मगर उसे मैरियांडा पकड़ लेती है। कॉन नहीं कन्फेस कर पाता है, इसलिए ही अब ये ड्यूल करेंगे। एंड इस लड़ाई में कॉन बहुत मार खाता है। कॉन को पता चल चुका है कि वो नहीं जीत सकता है, इसलिए ही वो माफी मांगने लगता है। अंत तक मैरियांडा माफ कर देती है। फिर हम कॉन को देखते हैं जो कि अपनी मलहम पट्टी करके निकल चुका है और वो यहाँ से निकलता है तो मैरियांडा अब सैंगन पे लाइन मार रही है, उसे वो पसंद है। फिर नए शहर में आने के बाद सैंगन एक बोट को रेंट करने के लिए आया है, मगर उसे ना सुनने का मिलता है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ही रेंट ना करके सैंगन यहाँ पर चला आया है। वो क्या करे, इस बात से वो खुद परेशान है, तो अपना आइसक्रीम गिराकर कॉन रो रहा है। और अब प्रिंसेस ईजे को स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, इसी वजह से ही वो मिठाइयों की जुगाड़ करेंगे किसी तरह से। कॉन इनके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि कैपिटल में कॉन को नहीं जाना है, उसे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। यहीं से ही वो स्क्रूअल यानी कि पेट निकल जाता है, इसलिए कॉन भी यहाँ से निकल जाता है, मगर वो इन सभी से 1 घंटे बाद मिलेगा। कॉन को टॉयलेट नहीं मिल रहा है, इससे वो परेशान है। वो आगे बढ़ता है एक आदमी को डॉज करके, मगर ये आदमी और को नहीं बल्कि गुत्सव है। गुत्सव को कुछ भी नहीं समझ आता है क्योंकि उसने पी रखी है। कॉन आगे बढ़ रहा है, उसे किसी की आवाज आती है, यानी आवाज और किसी की नहीं बल्कि पेट की होती है जो कि रिपोर्ट सबमिट कर रहा है फ्लोरा को। एंड उसकी आवाज को सुन लेता है कॉन। यहाँ तक के पेट के पास एक स्पेयर पॉकेट भी है। एंड जोर से हिलाने की वजह से पेट को वो उल्टी कर देता है कॉन के मुंह पे। यहाँ से ये दोनों गुजर रहे हैं तो कॉन यहीं पे ही अपना मुंह धो रहा है। इन्हें लगता तो है कि यही कॉन है, मगर ये इग्नोर करके चले जाते हैं। और अब कॉन पेट से उसकी असलियत बताने के लिए कहता है, मगर पेट मना कर देता है, वो भी बात करते हुए। साथ ही इन दोनों में कुछ देर के लिए बहस भी होती है। पेट की असलियत बाहर निकालने के लिए कॉन उसे पानी में डुबाता है, उससे हंटर से मारता है क्योंकि ये टॉर्चर टाइम है। साथ ही ये क्या हो रहा है या ना पूछो। अपनी जानकारी वो एक रिडल में देता है। वो बताता है कि वो मर्दों के लिए एक्सेसरीज है। इस रिडल को सॉल्व करता है कौन, जिससे वो खुश हो जाता है। आंसर में फाइनेंस एंड पापा आता है एंड जवाब में पेट बताता है कि तुमने सही गैस किया क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर कौन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पेट अलग स्पीसीज का है, उसके फीचर्स अलग हैं एंड कौन के फीचर्स अलग है। पता नहीं क्यों कौन इस जानवर से खुद को कंपेयर कर रहा है। क्या वो सही में मान रहा है कि यही इसका बाप है, क्या पता। कौन उसे मारता है मगर वो नहीं मार सकता है क्योंकि वो उसकी रियल फॉर्म नहीं है, पेट की रियल फॉर्म नहीं है। पेट अपने बारे में और भी चीजें समझाने की कोशिश करता है मगर कौन नहीं समझता है। वो पूछता है कि तुम मेरे बाप कैसे हो सकते हो। तभी पेट कहता है तुम चाहो तो मुझे पापा कह सकते हो। इसी वजह से ही कौन उसे पीटने के लिए तैयार है, मगर तभी ही पेट अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कैसे कौन पैदा हुआ तो वो एंड उसकी बीवी काफी खुश थे एंड उसकी कहानी में उसने एक पार्टी भी रखी थी, मगर पार्टी में गड़बड़ होने की वजह से उसे श्राप मिला एंड वो अब ऐसा है। बस चेंजेस यही
है कि उसके सर पे एक क्राउन नहीं है। वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है एंड अब कौन एक प्रिंसेस है जो कि बॉल से खेल रहा है। इसकी बॉल जाती है पॉन्ड में, बचाने के लिए फ्रॉग आता है एंड रात को वो फ्रॉग उसे किस करने के लिए आया है, मगर तभी ही कौन बताता है कि ऐसा नहीं होगा, शायद से प्रिंसेस उसे मारेगी एंड तब वो एक हैंडसम प्रिंस बने, या फिर किस करके ही वो एक हैंडसम प्रिंस बने। अब इस बात के लिए पेट मना करता है, इसी वजह से इन दोनों में ही बहस होती है। दूसरी तरफ केटी जो कि पढ़ रहा है, उसे फील होता है कि ये वही लोग हैं, मगर वो नहीं मानता है, मगर ये वही लोग होते हैं। ट्रेन के अंदर पेट की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है कौन, मगर पेट उसे ऐसा करने से रोकता है। कौन पेट की सच्चाई समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई भी नहीं मानता है क्योंकि पेट नॉर्मल है, ऐसा सभी मान रहे हैं। कौन हार मान जाता है, मगर वो ये बताता है कि ये बहुत क्यूट है, इसके बच्चे भी बहुत क्यूट होंगे, तो चलो बच्चे बनाते हैं। मगर पेट को पता है कि उसकी औकात क्या है बाकी फीमेल पेट के सामने। कौन ने फैसला किया है कि बेबी बनेंगे भेड़ से, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्ली से ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मगर पेट को बिना बालों वाली चाहिए, इसलिए ही कौन ने इसे निकाला है। पेट की फट चुकी है, मगर कौन बताता है कि चिंता मत करो क्योंकि ये चूहा रॉयल ब्लड लाइन से है। पेट मना करता है, वो भी बोलकर, मगर सबको कन्विंस करने के लिए कौन बताता है कि क्या होगा अगर इसकी हालत खराब हो गई तो, क्योंकि समय समय में करना जरूरी होता है। मगर अब कौन का माइंड चेंज हो चुका है एंड वो तलवार उठाता है क्योंकि वो सामान करने जा रहा है पेट का। इससे पेट घबरा चुका है, वो माफी मांगने लगता है। बोलते हुए प्रिंसेस को भी याद आता है कि ये तो शुरू से ही बोल रहा है, मगर अब कौन नहीं मानता है क्योंकि उसे पेट का औजार काटना है। पेट चिल्लाता है कि अंडे मेरे हैं। इस बात को एरिक नोटिस करता है, वो देखता है कि ट्रेन के ऊपर ये है, मगर एरिक बताता है ये सब मेरा वहम है। फिर कौन एंड प्रिंसेस चले आए हैं प्रिंसेस के घर पे, और इतने बड़े घर को देखकर कौन काफी ज्यादा हैरान है। एंड ये जब चले आते हैं अपने कैसल पे तो कैसल मूव करता है। सेंगन ये बताता है कि ये इनका कैसल नहीं है, ये कैसल की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम कैसल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। कैसल के अंदर हम किंग को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं। ये जुगलबर्ग होता है जो कि ईजे का फियांसे है। हालांकि इस बात को किंग भी भूल चुके होते हैं, मगर याद दिलाने पे उन्हें याद आता है। जुगलबर्ग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे ये रूमर्स मिले थे कि प्रिंसेस मारी जा चुकी है, मगर इस बात पे किंग डिनाई करते हैं और वो जुगलबर्ग को चिंता न करने का कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जुगलबर्ग को भी अब कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि प्रिंसेस जिंदा है एंड अब बस उसे शादी करना है। यहीं पर ही कौन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है सभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख के। वो यहाँ से पहले कार से जाएगा, फिर रोप से जाएगा, फिर जाके वो कहीं पे पहुंचेगा एंड उसके बाद वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे। फिर एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रिंसेस के अंकल एंड कजिन्स होते हैं, जो कि सभी ही थ्रोन चाहते हैं, मगर प्रिंसेस इन सभी से ही ऊपर है। वो अपने डैड से मिलती है, मगर उनके डैड को वो याद नहीं है। उन्हें याद दिलाया जाता है, वो बताते हैं कि उन्हें भूख लगा है। उनके पास एक क्रोन लाया जाता है जो कि प्रिंसेस के लिए होता है, इसलिए ही प्रिंसेस को वो दिया जाता है। वो फिर कौन के बारे में बताती है कि वो आसमान से गिरा है एंड वो एक हाइपेरियर है जो कि अपने घर जाना चाहता है। किंग ये बताते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, मगर वो एक ऐसे को जानते हैं जो कि उनकी मदद करेंगे। वो कहाँ रहते हैं वो उनका ठिकाना भी बता देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि यहाँ पर कौन किसी खास मकसद से आया है। वो मकसद बताए कि उसे पहले ही पेट दर्द होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ अपने प्रिंसेस से चाहते हैं इस एम्पायर की सुरक्षा के लिए। फिर ये सभी यहाँ बैठे हैं क्योंकि इनकी अगली जर्नी जुगलबर्ग से मिलना है, मगर ये अभी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इनका सामान रेडी नहीं है। इसीलिए ही कौन एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाएगा। लोकेशन पता करने के लिए वो मैप मांगता है। वो इन्हें अपने साथ जाने के लिए भी कहता है, मगर काम होने की वजह से कोई भी नहीं जाएगा। हम अगर एक लाइब्रेरियन उसके साथ जा सकती है। कौन निकलने से पहले इन्हें ये बताता है कि ये इन्हें गुड बाय कहने के लिए आएगा अगर कौन को घर जाने का रास्ता मिल जाता है तो। मगर अगले पल ही कौन खो चुका है। घबराते हुए रास्ते की खोज में वो एक जगह पे आता है जहाँ पर पेट किसी से सौदे की बात कर रहा है पैसे कमाने के लिए। फिर जाते हुए पेट को कौन रोकता है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। वो बताता है कि वो वेस्टर्न टावर पे जा रहा है एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए। कौन की मदद करने के लिए पेट तैयार हो जाता है, मगर वो बताता है कि इसमें खतरा हो सकता है, मगर कौन को फर्क नहीं पड़ता है, बट खतरे को देख के वो डर जाता है। मगर एक एक करके कुछ स्टेप्स को पार करने के बाद उसे पेट मास्क पहनने के लिए देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं एंड इस पर्सन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन एंड पेट हैं। ये सभी लोग ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, इसीलिए ही कौन एंड पेट यहाँ से निकलने लगते हैं। आगे बढ़ते वक्त ये किसी की आवाज सुनते हैं जो कि सेंगन होता है। वो सभी को ये बता रहा था कि उन्हें छोटे जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए और ये लोग भी भाप लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों है। ये खुद को AEME कहते हैं, मगर ये दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं एंड इनकी मुलाकात फिर से किसी से होती है जो कि मैरियान है। वो सभी को ही इकट्ठा कर रही है और ये सभी लोग ही मैरियान के जैसे ही होते हैं, मगर इन दोनों का पता भी यहाँ के लोगों को चल जाता है और कौन यहाँ सभी भागने लगता है। मगर अब इसके पीछे काफी सारे लोग हैं। ये आगे बढ़ता है मगर यहाँ पर उसे एक और लोग रोकता है। अब इस पर्सन के साथ ही यहाँ पर टाइगर भी है एंड मैरियान भी, और ये तीनों ही एक दूसरे को जानते हैं।
एज अ कॉम्पिटिटर, मगर इन्हें इनकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। ये तीनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर कौन यहाँ से निकलता है। ये तीनों लड़ ही रहे थे, मगर इन तीनों के बीच में एक और पर्सन यहाँ पे आ चुका है जो कि इन तीनों के लिए भी नया है और ये चार एक एक करके कई सारे हो जाते हैं। हालांकि कौन इन सभी से बचते हुए उस टावर के पास चला है जहाँ पे उसे जाना है और उसकी मुलाकात एस्ट्रोलॉजर से भी होती है और इससे कौन मदद मांगता है, मगर वो मना कर देता है क्योंकि वो बताता है मैं तुम्हारे फ्यूचर बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि कौन को यहाँ से जुगलबर्ग डोमेन में जाने के लिए कहता है। ये बोल कौन रहा है इस बात का पता लगाने के लिए कौन आगे बढ़ता है। वो पहुंच जाता है उस लड़की के सामने, मगर वो पर्दे के पीछे है। पर्दे हटाने पे वो लड़की वहाँ नहीं होती है। फिर कौन एक उड़ते हुए किंगडम को जाते हुए देखता है। उसे फिर से कहा जाता है कि उसे जुगलबर्ग डोमेन में जाना है। साथ ही सूरज भी उग चुका है एंड बाकी लोग अब भी फाइटिंग ही कर रहे हैं और इन सभी को ही पकड़ने के लिए यहाँ पर गार्ड्स चले आए हैं और इसी वजह से ये तीनों ही एक दूसरे से मिलने का वादा करके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर प्रिंसेस के पास कौन चला आया है क्योंकि उसे उसके साथ ही जुगलबर्ग डोमेन में जाना है। फिर ये दोनों भी एक एक करके यहाँ चले आते हैं। यहाँ पर एक और पर्सन आता है जो कि कौन है हमें पता है। अब इस पर्सन को ये तीनों लोग ही पहचान लेते हैं और ये यहाँ से प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया है जुगलबर्ग डोमेन में। ये सभी ही रवाना होंगे यहाँ से एक बड़े से शिप में जहाँ पर जुगलबर्ग भी है। फिर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस बात से नाराज है कि प्रिंसेस अभी भी बची हुई है। अब ये बहस कर ही रहता है कि तभी ही मेन पर्सन कहता है कि इनके पास कोई और नई प्रॉब्लम है। पता चलता है ये पर्सन उस वर्ल्ड को क्रिएट करने में लगा है जो कि इन सभी की ही विश होती है और इन सभी ने ही अपने फाइनल प्रिपरेशन को भी तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ एरिक अपने सभी सोल्जर्स को ये बता रहा है कि अभी भी कौन जिंदा है एंड इसी वजह से ये कौन को खत्म करने के लिए आगे बढ़े कि उसे पहले ही एरिक को ये ऑर्डर मिलता है कि उसे किसी और मिशन के लिए जाना है और उस एयरशिप में कौन बैठा है, मगर उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसे ये पता है कि जुगलबर्ग में जाने के बाद उसके रास्ते अलग हो जाएंगे बाकी लोगों से। साथ ही उसे प्रिंसेस की भी चिंता हो रही है, मगर सेंगन ये बताता है कि चिंता करना उनका काम नहीं है क्योंकि उनका काम बस प्रिंसेस को सेफली पहुंचाना है। उन्हें उसके बाद प्रिंसेस की शादी होती है नहीं होती है इससे फर्क नहीं है क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स नहीं है और प्रिंसेस अभी अपनी शादी की सेरेमनी की तैयारियों में लगी है। वो कुछ चीजें सीख रही है। एयरशिप तो निकल चुका है मगर हम किसी पर्सन को यहाँ पर बंधा हुआ पाते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर वेरिएशन आ चुका है। वो ऑर्डर से आया है क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिले हैं एरिक को हाउस अरेस्ट करने के लिए एंड इस ऑर्डर को एरिक फॉलो करता है जिसकी वजह से वेरिएशन आया है यहाँ पर प्रिंसेस को पकड़ने के लिए या फिर खत्म करने के लिए क्योंकि मेन कॉज प्रॉब्लम प्रिंसेस ही है। और हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके पास मरियान आती है। वो बताती है कि उसने जैसा सोचा था उसका फियांसे उससे काफी अच्छा है। बात यहाँ पर जुगलबर्ग नौबो की हो रही है। अब मरियान तारीफ करने के साथ ही कुछ बुराइयां भी कर देती है प्रिंसेस की जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है एंड मरियान चुप। नाउ वेरिएशन एक रूम में कौन को पाता है जो कि अपनी पगलैती वाली हरकतों को करके काफी खुश है, मगर उसे चोट भी लगती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है और वो कुछ इमेजिन करके अपने हाथों को अच्छा फील करा रहा है। फिर वेरिएशन अपनी नजर को रखना चालू करता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है जिसे मैं ना दिखाऊं तुम्हें वही अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन बिन मौसम बरसात करके वेरिएशन के कहने पे बाहर आता है। वेरिएशन के आने के बाद उससे कौन ये पूछता है कि नाबाको कैसा पर्सन है क्योंकि उसे चिंता हो रही है प्रिंसेस की। वेरिएशन ये बताता है कि नाबाको उसके सोच से काफी अच्छा पर्सन है। अब ये बात अलग है कि वो खुद नहीं मिला है उससे। कौन को ये लगने लगता है कि वो वेरिएशन से पहले भी मिला है, इसलिए वो उसे शक की निगाहों से देखता है। उसकी निगाहों को बंद करने के लिए वेरिएशन उसे शूट कर देता है और अपना काम खत्म करके वेरिएशन यहाँ से निकल जाता है। हम नाबाको को देखते हैं जिसके पास एक पर्सन आता है। वो ये बताता है कि इनके शिप में एक दुश्मन आ चुका है, मगर इससे नाबाको को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करेगा। वो देखना चाहता है कि यहाँ पर वो पर्सन सही में करने के लिए क्या आया है। हालांकि ये बात नाबाको को भी पता है कि वो पर्सन यहाँ पर प्रिंसेस की ही जान के लिए आया है। फिर से सीन आता है वेरिएशन पे जो कि सेंगन को देख रहा है उसकी कैट के साथ खेलने वाली पागलों जैसी हरकतों को देख के वो उसे डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर सेंगन भी नाबाको के पर्सनालिटी को पूछता है। उसे इस बात से फर्क नहीं है कि वो कैसा पर्सन होगा, मगर वो ये चाहता है कि वो एक कैट लवर हो। सेंगन को लगता है कि वो इस पर्सन से कहीं मिला है जिसकी वजह से ये भी सो जाता है। इसके बाद वेरिएशन को मरियान मिलती है जो कि यहाँ से जा रही होती है, मगर बात करने पे वो अपनी लव की ज्ञान को बताने लगती है जिसकी वजह से वेरिएशन परेशान है, मगर मैरियन को लगता है कि वो वेरिएशन से मिली है जिसकी वजह से वापस से मैरियन को वेरिएशन बेहोश करता है, साथ ही पेट को भी, और वो पहुंच जाता है प्रिंसेस के रूम में। वहाँ पर वो उससे बातें करता है और वो उसे भी शूट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम कौन को होश में आते हुए देखते हैं जो कि बच चुका है मगर सिर्फ बुक के वजह से। फिर वो प्रिंसेस को बचाने के लिए सेंगन के रूम में आता है। वो सेंगन को भी उठा हुआ पाता है क्योंकि वो पैसों की वजह से बचा है। साथ ही मैरियान भी बच चुकी है और वो इस चीज के वजह से बची है जो कि वो उसके
जहाँ पे गोली लगा है वहाँ लगाती है, यहाँ तक कि पेट भी बच चुका है। फिर ये दरवाजा तोड़कर प्रिंसेस के रूम में चले आते हैं। इन्हें पता चलता है कि शायद से प्रिंसेस मर चुकी है क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही है, मगर वो जिंदा है क्योंकि वो बस सो रही थी। यहाँ पर वेरिएशन परेशान है क्योंकि सभी लोग ही बच चुके हैं। फिर सभी प्रिंसेस से पूछते हैं कि वो कैसे बच गई। वो बताती है कि उसे नहीं पता है, मगर उसे लगता है कि वेरिएशन ने उसे छोड़ा है क्योंकि प्रिंसेस ने वेरिएशन को ये बताया था कि वो क्यों शादी करना चाहती है। उनका रीजन शादी करने के पीछे यह है कि वो वॉर को अवॉइड करना चाहती है ताकि कोई लोग ना मरे फिलहाल के लिए। इन सभी बातों को ही सुनने के बाद वेरिएशन यहाँ से चला जाता है एंड प्रिंसेस भी उसे जाते हुए देखती है और ये सभी ही जुगलेबर्ग में चले आते हैं। कौन ये मानता है कि अब उसे अलग होना पड़ेगा इन सभी से, मगर ऐसा नहीं होगा जल्दी ही क्योंकि अभी शादी में 1 महीने बचे हैं और इन सभी को ही मदद करना पड़ेगा क्योंकि शादी से पहले 18 रिचुअल्स भी होंगे जो प्रिंसेस करेगी। और ये चले आते हैं कैसल के अंदर जहाँ पर ये पर्सन इन्हें सी ऑफ करता है क्योंकि ये इनकी मदद करेगा मैरिज को अच्छे से करने में। साथ ही कौन ओलिविया जाने का कहता है, मगर वो पर्सन मना करता है कहते हुए कि कोई भी ह्यूमन वहाँ नहीं जा सकता है। कौन उसे मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर वो पर्सन बिना मदद करे ही यहाँ से निकल जाता है। कौन को रिसर्च सेंटर में जाना है, मगर वो वहाँ नहीं जा सकता है। उसकी मदद करता है पेट क्योंकि उसके नेटवर्क स्किल काफी अच्छे हैं। उसे पता है कि कहाँ जाना है एंड वो लेकर भी चला आया है कौन को रिसर्च सेंटर के आगे। रिसर्च सेंटर में जाने के लिए ये चल नहीं सकते हैं, जिसका वजह से कौन क्रॉल करके आगे बढ़ता है। अंदर आकर वो एक लड़की से बातें करता है, उसे बताता है कि उसे ओलिविया में जाना है। जिस बात को सुनते ही वो लड़की अलार्म चालू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे और कई लोग चले आते हैं। यहाँ से पेड़ तो भाग जाता है, मगर कौन को कहीं पे बंद किया जाता है। रूम के अंदर कोई पर्सन होता है जो कि कौन की मदद करेगा, मगर उससे पहले उसे यह जाना है कि क्या कौन सही में ही एक हाइपीरियर है। इस बात को साबित करने के लिए कौन अपने आर्मर गियर का यूज करता है और वो पर्सन फिर खुद को रिवील करता है जो कि एक बच्चा होता है। इसी वजह से ही कौन किसी और को ढूंढने लगता है बात करने के लिए, मगर वो लड़का बताता है वो यहाँ का हेड है। लड़के से कौन को यह भी पता चलता है कि ओलिविया वो जगह नहीं है जहाँ पे उसे जाना है। कौन को और जानकारी देने से पहले ये लड़का चाहता है उसके बॉडी को री एग्जामिन करना, जिसकी वजह से अब कौन ऐसा है। उसकी बॉडी की सभी ही टेम्परेचर एंड बाकी चीजें नॉर्मल लोगों के जैसी ही होती है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है जो कि उसके बॉडी के टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अगले एक्सपेरिमेंट में कौन को पूल के अंदर डुबाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल लोगों के जैसा है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट से परेशान होकर कौन सवाल पूछता है कि वो कैसे ओलिविया में जाएगा, मगर इस बात का जवाब नहीं दे पाता है वो लड़का। कौन के 2 सवालों का जवाब दे चुका है वो लड़का, इसलिए ही वो अब अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेगा। और महल के अंदर ये सोच रहे हैं कि क्या कौन अपने घर चला गया है या नहीं। हम कौन को देखते हैं जो कि दौड़ रहा है क्योंकि उस पे अब भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसके बाद बहुत से अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कौन के बॉडी पर और फिर ब्रेक का टाइम आ चुका है। फिर से कौन ये पूछता है कि उसे ओलिविया के बारे में जानकारी दिया जाए, इसीलिए ही वो लड़का एक पिक्चर को दिखाता है क्योंकि ऐसा ही ओलिविया दिखता है। बहुत से मिथ्स एंड स्टोरीज हैं ओलिविया से रिलेटेड, मगर साइंटिस्ट ये मानता है कि ये सभी ही आल्मा एनर्जी की वजह से हुआ है और आल्मा एनर्जी की वजह से ही वो फ्लोट कर सकता है। पर्सन को ठहराता है, मगर वो कौन है ये इसे भी नहीं पता है। एक्सपेरिमेंट फिर से कंटिन्यू होता है और कुछ देर बाद वापस से कौन सवाल पूछता है। रिप्लाई में साइंटिस्ट बताता है कि उसे बहुत सी चीजें पता है, मगर उसे ये नहीं पता है कि कैसे ओलिविया पे जाया जाए। इसी वजह से ही कौन यहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है, मगर साइंटिस्ट उसे रोकता है क्योंकि उसे और रिसर्च करनी है उस पे। रोकने के ही इस प्रोसेस में वो गिर जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके फेस को देखकर कौन परेशान हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसे यहाँ रोकने का कह रहा है। इन्हीं सभी बातों के बीच में ही कौन पकड़ा जा चुका है। उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में कौन के बॉडी ऑर्गन्स को टेस्ट किया जाएगा। इसी वजह से ही कौन परेशान है, मगर एक्सपेरिमेंट शुरू हो कि उससे पहले ही लाइट चली जाती है और इन सभी के पीछे ही पेट होता है। वो यहाँ पे कौन की मदद करने के लिए आया है, साथ ही वो एंड कौन अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सभी परेशान है क्योंकि ये सभी ही हाउस अरेस्ट पे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खास तौर से गुस्सा अपनी आने वाले डेट्स को मिस कर चुका है, जिसकी वजह से वो परेशान है और केटी खुद को सजा दे रहा है उसकी गलतियों की वजह से। वो मिर्च खा रहा है एंड लास्ट पर्सन लड़का है। अब एरिक के पास वेरिएशन आके सभी ही सिचुएशन को बताता है, जिसकी वजह से एरिक फैसला लेता है कि वो अब अपने कामों को खुद से ही करेगा। और कैसल के अंदर सभी को ही रिचुअल्स बताए जा रहे हैं जो कि प्रिंसेस को फॉलो करना है। अब इन्हीं रिचुअल्स में ही ओलिविया का भी नाम शामिल है, इसलिए ही कौन पूछता है कि वो कैसे ओलिविया जा सकता है, मगर उससे पहले उसे बाकी सभी रिचुअल्स को करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स है। पहला रिचुअल्स होता है ग्रोइंग लव, जिसकी वजह से प्रिंसेस पेड़ को काटने की कोशिश करती है, वो नहीं कर पाती है, इसलिए ही सैंगन काट देता है पेड़ को। फिर नेक्स्ट रिचुअल में कौन इन सभी का सपोर्ट करता है, मतलब वही करता है। रिचुअल को करके कौन की हालत खराब है, वो ये पूछता है कि शादी तुम्हारी है रिचुअल, तुम्हारा रिचुअल सही भी है, लेकिन मैं इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है।
रिप्लाई में ये पर्सन बताता है कि एक रिचुअल ट्रेडिशन होता है जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ेगा क्योंकि एक रिचुअल होता है। इस एक्सप्लेनेशन से कौन खुश नहीं है, मगर उसे ये करना ही पड़ता है। साथ ही उसे कुछ औजार दिए जाते हैं क्योंकि उसे अब लकड़ियों का यूज करके स्टैचू बनाना है, वो भी 2 स्टोन्स का, और वो बनाता भी है। उसे और रिचुअल्स करने पड़ेंगे, अगर वो नहीं करता है तो उसे मार दिया जाएगा। इसलिए ही कौन कुछ नहीं कर सकता है। प्रिंसेस मदद करने का कहकर उस स्टैचू को ही तोड़ देती है, साथ ही जलाती भी है क्योंकि ये एक नया रिचुअल है। डांस खत्म करने के बाद उसी स्वर्ण के राह को वो यूज करेगा एक बड़ा पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। कौन करता है इस राह की पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए? कौन की बहुत मेहनत लगी है, मगर वो खुश है क्योंकि पेंटिंग क्रिएटेड हो चुका है। मगर अगले पल ही पेंटिंग को खराब किया जाता है क्योंकि ये अब एक नया रिचुअल है। और अब कौन 5th रिचुअल को परफॉर्म करने वाला है। वो बहुत ही ध्यान लगाकर सभी डाइसेस को अच्छे से लगा रहा है। बहुत ही ध्यान से वो इस रिचुअल को कंटिन्यू करता है एंड कंटिन्यू होने के बाद वो कुछ कदम पीछे हटकर चिल्लाकर भागने लगता है। यहाँ पे आके वो बताता है कि ये सभी बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं। बताया जाता है कि उसने 4 लाख से भी ज्यादा डाइसेस को यूज किया है, मगर मैरियान ये बताती है कि पिछले शादी में से भी ज्यादा यूज किए गए थे। अब क्योंकि यहाँ पर शादी हो रही है इसलिए ही मैरियान भी अपनी शादी के सपनों को सजाने लगती है, मगर हमें पता है कि उसे ये नहीं पता है कि उसे शादी करना किससे है, लड़की से या फिर लड़के से। इसलिए वो ये चाहती है कि उसकी शादी हो ना हो, मगर वो सभी को ही अपने ऊपर अट्रैक्ट करे। इस बात को सुनकर कौन उसके साथ जाने लगता है। उन पर नजर रखे हुए बेकार से डबिंग कर रहा है गुस्सा, इसलिए ही उस पर चाकू रखता है किटी। एंड फिर यहाँ पर ये सभी एक एक करके उन्हें देखते हैं, साथ ही एरिक भी देखते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें ये पता है कि नहीं कि ये लोग यहाँ पे है, या फिर शायद से पता है, शायद से वो इग्नोर कर रहे हैं। माजरा क्या है किसी को नहीं पता, इसी वजह से ही एरिक भी परेशान है। हालांकि वे फैसला करते हैं कि वो इस मैरिज को रोकेंगे। एक और नया पल, एक और नया रिचुअल हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये सभी भी हैं। ये कैसे रोके इस रिचुअल को नहीं समझ आता है, मगर गुस्सा बताता है कि सेड्यूक्शन करके, क्योंकि वो खुद एक एरोटिक स्पेशलिस्ट है। इसके फैसले पे नाखुश होता है केटी, मगर कोई भी उसकी नहीं सुनता है। साथ ही वेरिएशन तैयार हो कि उससे पहले ही कोई और तैयार हो चुका है। रिचुअल शुरू होता है, केटी सिग्नल देता है, ये सभी भी तैयार हैं। कौन आता है एंड वो चला जाता है। इनका प्लान फेल हो चुका है, कौन अपने नए रिचुअल में लगा है एंड अब इस बार ये लोग ऐसे आए हैं सेड्यूस करने के लिए, मगर ये खुद में ये फैसला करते हैं कि इनका प्लान बहुत ही बेकार है। ये प्लान को ड्रॉप करते हैं। फिर रात होती है एंड अगली सुबह कौन अपने रिचुअल में लगा है, तो ये सभी यहाँ पर है, जहाँ पर अब एरिक आगे बढ़ता है क्योंकि वो बेकार का ट्रिक्स अब नहीं प्ले करना चाहता है। वो कौन के पास जाता तो है, मगर वो उसके ही काम को करने लगता है क्योंकि काम कौन अच्छे से नहीं कर रहा था। एरिक के काम को देख कौन भी इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं ये कहते हुए कि इनका रीमैच फिर से होगा। एरिक आकर वहाँ से उंगली दिखाता है ये कहते हुए कि ऑलराइट। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, और ये सभी अगले रिचुअल में कुछ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए, मगर ये कुछ ज्यादा ही पैसे बता रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे स्टोर में जाते हैं। मगर हाल वैसा ही होता है क्योंकि ये वेडिंग है जगरबर्ग की, जिसके वजह से ये पैसे ज्यादा मांग रहे हैं और इन सभी के पास ही काफी कम पैसे हैं। साथ ही एरिक के पास तो पैसे ही नहीं है। एरिक गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसे डोमिनो नहीं मिल रहे हैं, और ये सभी ही जगरबर्ग की वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। साथ ही एरिक इस बात से भी गुस्सा है कि किसी की वजह से अब उसकी शादी नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक पर्सन आता है ये कहते हुए कि इनको वो डोमिनोज दिला सकता है क्योंकि ब्लैक मार्केट है यहाँ पर। वो दिखाता भी है कि उसके पास डोमिनो है, मगर ये खरीदे कि उससे पहले यहाँ पर कोई और खरीदने के लिए आता है, जो कि ये दोनों हैं। ये दोनों ही इस पर्सन को अपनी ओर करने के लिए ऐसे खींचने लगते हैं, तो कौन ये बताता है कि यह सही बात नहीं है। वो ये भी बताता है कि जिस किसी को भी डोमिनो चाहिए वो अपनी पूरी ताकत से इस पर्सन को अपने पास करे। मैच शुरू होता है, ये करने भी लगते हैं, मगर तभी ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये दोनों ही दूसरे का छू के नीचे गिर जाते हैं एक साथ ही। और यहाँ पर ये दोनों ही इस तरह से हैं, इन दोनों को पता चल चुका है कि क्या इनके पास वो है जो कि इनके पास नहीं है। अगले दिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, स्टेडियम के जैसा माहौल है। यहाँ पर हमारा हीरो कौन आके बैठता है नीचे, क्योंकि ऊपर से प्रिंसेस एक बूंद ड्रॉप का गिराती है जो कि जाता है कौन के आंखों में। फ्लैग होता है ऊपर, यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है वो काम जो कि इन्हें करना था। इसके बाद ये शहर में जा रहे हैं, मगर प्रिंसेस का हालत खराब हो जाता है क्योंकि उनका एक बाल ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान हैं। प्रिंसेस कैरियोके में चली आई है क्योंकि इस बार उन्हें खाना नहीं खाना है। ये आए हैं कैरियोके में, मगर प्रिंसेस फूड का रेसिपी देख रही है। उनका दूसरा बाल अब होता है, इसीलिए ही कुछ खाने का ऑर्डर देती है मारियान। गर्म पानी, गर्म पानी प्रिंसेस को चाहिए, मगर वो यहाँ पर नहीं है। अगले पल ही सभी जूस पीकर एंजॉय कर रहे हैं एंड प्रिंसेस पानी पीकर। प्रिंसेस की भूख की वजह से वो फिर से ऑर्डर करती है एक मछली का सर, मगर वो नहीं होता है, मगर गुस्सा करने पे आ जाता है। वक्त आ चुका है गाना गाने का, कौन गाएगा यही डिसाइड होता है। कौन कहता है प्रिंसेस को गाने दे, मगर तभी सैंगन उसे रोक देता है, ये बताते हुए कि प्रिंसेस बहुत देर तक गाती हैं। उन्होंने पिछली बार एक्चुअली जब गाया था तो उसके वजह से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड उनका महल भी तबाह हो गया था, जिसे ठीक करने में 2
महीने का समय लगा था, इसलिए ही इस जिम्मेदारी को मारियान उठाती है और वो गाने लगती है गाना। उसे प्रिंसेस रोकती है क्योंकि उन्हें वो गाना पसंद नहीं होता है, इसलिए सही गाने को सिलेक्ट करके वो गाती है। यहाँ पर कौन बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है ये सोचकर कि अगर सही गाने को उसने नहीं गाया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। गाना खत्म होता है, कौन कहता है कि अब कौन गाएगा, तभी पेट बताता है कि तुम क्यों नहीं गा लेते हो, इसके वजह से पेट को मार पड़ती है। अब प्रिंसेस कहती है सेंगन को गाना गाने के लिए, जिसकी वजह से सारा पहले सेंगन थोड़ा सा चढ़ा लेता है क्योंकि उसे हिम्मत चाहिए। वो गाता है गाना। अब सेंगन कैसे रूप को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर क्या करे कौन उसे नहीं समझ आता है, तभी ही उसे इशारा मिलता है कि उसे झुनझुना बजाना है। प्रिंसेस को खुश करने के लिए वो ये भी करने लगता है। यहाँ पर कैरियोके हो रहा है तो दूसरी तरफ भी कैरियोके ही हो रहा है, मस्ती चल रही है। इस रूम में इन्हें बाहर के रूम की बेसुरी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से केटी परेशान है। गुस्ताव एक्चुअली, क्योंकि केटी का तो महिला रूप अंदर से जाग चुका है, मगर उसे वेरिएशन रोकता है। एंड अब एरिक गाना गाने के लिए आई केटी के कहने पर तभी ही वेरिएशन गाने के लिए रेडी हो जाता है और वो गाने गाने लगता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि स्कोरिंग सिस्टम भी है, जिसकी वजह से प्रिंसेस अब चाहती है कि पेट गाना गाए एंड अगर वो अच्छा स्कोर नहीं करता है तो उससे सजाए मौत मिलेगी। यही खाने को भी ऑर्डर करते हैं और अब हम पेट को देखते हैं माइक के साथ, जिसका हाथ कांप रहा है उसके बॉडी के साथ ही, मगर हिम्मत करके वो गाना गाते हैं और उसकी आवाज सबसे ही मीठी होती है एंड गायकी भी। गाना खत्म होने के बाद सभी लोग ही परेशान है क्योंकि अब वक्त आ चुका है स्कोरिंग का। स्कोरिंग होती है जो कि 80 से कम है, जिसका वजह से सेंगन उसे रोकता है एक मीट को फेंककर और प्रिंसेस को यकीन दिलाया जाता है कि पेट ने अच्छा स्कोर किया है और स्कोरिंग बोर्ड को कौन के कहने पर मैरियान उसे खत्म करती है। इसी वजह से ही पेट की जान बच जाती है। तो दूसरे रूम में अपने सिंगिंग को खत्म करके वेरिएशन भी खुश है एंड केटी कह रही है कह रहा है फिर से कि एरिक ने बहुत ही अच्छा गाना गाया, हालांकि उसने गाया नहीं था। वो गाना चाहता है मगर उसका चांस केटी छीन लेता है। इसी वजह से वो बाथरूम में आकर चिल्लाता है कि मुझे गाना गाना है। इस बात को कौन भी सुनता है। रूम में आकर माइक को देखकर एरिक है खुश, वो सभी को भी देखता है जो कि लड़ने में बिजी है। खास तौर से वेरिएशन क्यों कपड़े नहीं पहना है ये मुझे भी नहीं पता है। एरिक माइक को पकड़े के उससे पहले ही वेरिएशन उसे दूर कर देता है और फिर एरिक को चांस नहीं मिलता है क्योंकि गुस्सा गाने लगता है। और कौन जो कि बाहर से अंदर जा रहा है, मगर वो उसे ये ख्याल आता है कि अंदर तो बहुत ही टॉर्चर है। भाग जाते हैं यहाँ से। वो भागने की कोशिश करता है मगर उसे अंदर जाना ही पड़ता है और अंदर प्रिंसेस गाती है और क्या झंड गाती है, बहुत बेकार। सुबह हो जाती है, मौका है एरिक के पास गाने का। वो गाना गाने के लिए आगे बढ़ता है। वो गाय को उसे पहले ही कहा जाता है कि वक्त खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। प्रिंसेस खुश होकर आगे बढ़ रही है सभी की हालत खराब करने के बाद। फिर अगले दिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं क्योंकि आज एक और नया रिचुअल या फिर शादी होने वाला है, जहाँ पर 2 राइनोस आकर रहने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों ही लोग हैं। एक एक करके निकलते हैं प्रिंसेस एंड चुगलबर्ग। कौन को ये नहीं समझ आ रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ओलिविया वो कैसे जाए उसे ये नहीं पता है। साथ ही ये लोग भी कंफ्यूजन में है कि अगर वो इस शादी को ना रोक पाई फिर क्या होगा, और अगर इसने रोक भी लिया फिर क्या होगा। मगर एरिक ये समझ चुका है कि उससे इस प्लान को फ्लॉप मानना पड़ेगा क्योंकि अब वो इस मैरिज को नहीं रोक सकता है। अब साथ ही ने ये पता है कि कौन का गार्ड डाउन है, इसीलिए ही पहले वेरिएशन निकलता है, दूसरी बार कुछ सब निकलने की कोशिश करता है मगर उसे केटी रोकता है। एरिक को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। यहाँ पर केटी लियोन को ऐसा पाती है मगर उसे इससे फर्क नहीं है। साथ ही उसका ध्यान हटता है तो एरिक यहाँ से निकल चुका है, जिसकी वजह से वो लियोन को गिराकर भागता है। और एक रूम में कौन के साथ ही बाकी लोग भी है। साथ ही यहाँ पे प्रिंसेस आती है, वो सभी को ही थैंक यू कहती है क्योंकि अब यहाँ से ये अलग हो सकते हैं। अब इनकी बातों से मुझे लगता है कि वेडिंग फर्स्ट नाइट का वक्त आ चुका है, इसलिए प्रिंसेस आगे बढ़ जाती है। वो एक रूम में आती है जुगलबर्ग के पास, जहाँ पर एक अलग ही जीव होता है जो कि अपना नाम नाबोतान बताता है। एंड ये नाबोतान और कोई नहीं बल्कि प्रिंसी है, जिसके पास बहुत सारे डॉल्स हैं और छोटे मोटे डॉल्स हैं, उसके पास बड़े डॉल्स भी, उसके पास टोटल अजीब और गरीब डॉल्स की कलेक्शन है। वो साथ ही प्रिंसेस को कपड़े हटाने का कहता है और यहाँ पर कौन को चिंता ना कहने का कह के सेंगन उसे सोने के लिए भेज देता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जिन्होंने कपड़े पहने हैं, काफी अजीब। और अब तक मुझे इतना तो पता चल चुका है कि नाबोतान का कैरेक्टर काफी अच्छा लगता था शुरुआत में, मगर उसका मेंटली हालत काफी खराब है। सर चकरा चुका है, पागल हो चुका है, वो टोटल साइको है। दूसरी तरफ कौन नींद से उठता है। अब ये इसका सपना था या फिर ये सही में हो रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्लॉट सही में समझ नहीं आ रहा है। कौन को लगता है कि प्रिंस यानी कि नाबोतान काफी बड़ा ठरकी है, मगर कोई भी ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो चुपचाप जाकर बैठो। वो ऐसा ही करता है। नाबोतान प्रिंसेस से कहता है कि चलो हम बेंच प्रेस करते हैं। एंड हमें बता दो कि इसकी आवाज काफी पतली है। करना तो बहुत कुछ चाहता है नाबोतान, मगर प्रिंसेस गिनती करने लगती है, जिसकी वजह से वो थक चुका है। वो कहता है ठीक है मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो सोने चलते हैं। प्रिंसेस भी हाथ बढ़ाती है और कौन सोच कर परेशान हो रहा है। वो खुद को ही पीटने लगता है। ये कहते हुए कि मैं कैसे सोच सकता हूँ ये सब, मैं कैसे ये सब इमेजिन कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा ठरकी हूँ, सेक्स मॉन्स्टर हूँ।
और रूम के अंदर नाबोतान अपना हाथ बढ़ाता है, अपने सर का टमाटर का जूस निकाल के कौन खुद को शांत करता है तो रूम के अंदर कुछ करने के लिए नाबोतान आगे बढ़ता है एंड प्रिंसेस के तीनों वाली खड़े हो जाते हैं एंड फिर होता है धमाका। अंदर कौन आके देखता है कि ऐसा हाल हुआ है, वो नाबोतान को ठरकी कहने लगता है, वो इसका इल्जाम उस पर लगाता है मगर उसकी हालत बहुत खराब है। दो लोग बाहर से आते हैं जो कि ये दोनों हैं। उन्हें लगता है कि ये सभी ही कांड कौन ने किया है। कौन समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो साथी जुगलबर्ग के बॉडी को भी बेड के अंदर ले जाने लगता है मगर तभी वहाँ पर बहुत से सोल्जर्स चले आते हैं जिन्हें लगता है कि ये सभी कांड ही कौन ने किया है। वो उस पर अटैक भी करने लगते हैं। मारियान प्रिंसेस को लेकर सैंगन के साथ ही निकल जाता है मगर यहाँ पे कौन रह जाता है। दूसरी तरफ डिप्रेशन में एरिक बैठा है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। वो खुद को इडियट कहता है मगर तभी वहाँ पे बहुत सी आवाजें आती हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इन तीनों की होती है। वो भी आते हैं, वो छुप जाते हैं, इन पे तीरों से हमला होता है, ये सब भी छुपते हैं। मगर अब क्योंकि एरिक ने अपनी सच्चाई बताई यानी इन्होंने सुन भी लिया जिसकी वजह से वो गुस्सा हो चुका है। इस गुस्से में वो सोल्जर्स को पीटने के लिए चला जाता है। ये दोनों भी साथ देते हैं मगर ये शांत होते हैं क्योंकि अब सोल्जर्स को लगता है कि ये दुश्मन है, ये असासियंस है जो कि घुसपैठ करके यहाँ पे आए हैं। ये फंस चुके हैं मगर ये फूल के बागीचों में आराम कर रहे हैं क्योंकि ये लकी है, ये बच चुके हैं। साथ ही किस तरह से नाबोतान ने उसे ड्रेसअप किया था ये बताती है प्रिंसेस बाकियों को मगर हमें ये पता चलता है कि उन्होंने प्रिंस को इसलिए पीटा क्योंकि उसका नाक का एक बाल बाहर आया था। और अब बाकियों के नजर में कौन ही दी असैसियन है। और हाँ, प्रिंस की हालत खराब है। दो स्पाइस को देखते हैं जो कि यूरोपियन है यानी कि कौन के जैसा ही है एंड एक है प्रिंसेस के पीछे तो एक है प्रिंस के पीछे। और प्रिंसेस ने जो कुछ भी किया है कल रात को वो सभी को ही देख कर ये सभी हंस रहे हैं। और इस मिशन के लिए इसने 4 यूरोपियंस को रखा था। फिर कहीं पे वेरिएशन जा रहा था मगर उसके रास्ते में यही दो चले आते हैं जिसे वो लड़ने की कोशिश करता है मगर मार खाता है। और वो इन्हें खत्म करे कि उससे पहले ही वेरिएशन गायब हो जाता है यहाँ से। नहीं, गायब होने का सिलसिला इन तीनों के साथ भी होता है और इन सभी के साथ भी। कौन आके खोलता है वो अपने रूम में, वो कंप्यूटर पे उसी लड़की को देखता है जिसे वो याद है। लड़की ये बताती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपना ये स्पेशल गिफ्ट दूंगी। एंड आंखें खोलने पर अब कौन के सामने वही लड़की है। लड़की को यहाँ देखकर कौन ये बताता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा सेक्सी है। फ्लोरा ये चाहती है कि कौन इस दुनिया को बचाए मगर कौन को नहीं पता है कि वो ये कैसे करेगा। लड़की ये बताती है कि कौन को किसी को खत्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहता है तो वो जा सकता है अपने घर उस पोर्टल से। कौन हंसते हुए आगे बढ़ता है मगर तभी वो रुक के सोचता है कि मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और मैं इस तरह से खाली हाथ कैसे जाऊँ। उसे कुछ चाहिए, इसलिए वो लड़की से बातें करने लगता है क्योंकि अब उसका माइंड चेंज हो चुका है। वो घर नहीं जाएगा, वो इसकी मदद करेगा। उससे पहले यहाँ पर फिर चला आता है क्योंकि बाकी लोग भी उठने वाले वो ये बताता है। साथ ही पता चलता है कि पेट्री तो इसके कहने पर ही कौन की पीछा कर रहा था, जो बात हमें पहले से ही पता है। एंड यहाँ पर गुस्से भी उठ चुका है जिसके सामने उसके सभी टीममेट्स हैं। तभी इनके सामने इनका गेट ओपन होता है जिसकी वजह से रास्ता न होने की वजह से अंदर जाते हैं। हम कहीं पे इन दोनों को भी देखते हैं। फिर एरिक एंड उसकी टीम फ्लोरा के एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात कौन एंड बाकी लोगों से भी होता है। फिर फ्लोरा इक्सियोन के बारे में बताती है। पुराने समय में एक रेस होता था जिसका नाम इक्सियोन था। वो आल्मा एनर्जी को कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिविलाइजेशन भी क्रिएट किया था मगर वो तबाह हो गया और अब कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज फिर से करना चाहते हैं, इसलिए ही वो वॉर भी करना चाहते हैं। एंड इसी वॉर को ही तो रोकने के लिए प्रिंसेस ने शादी भी की है। और वेरिएशन से एरिक को पता चलता है कि वॉर का काम उनके ही सुपीरियर्स करना चाहते हैं बट एरिक ये बताता है कि हम सोल्जर्स हैं जो कि पीस के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर फ्लोरा सभी की मदद चाहती है मगर बाकी बताते हैं कि हम कोई हाइपेरियन नहीं है। बट वो ये क्लियर करती है कि वो सभी ही अब हाइपेरियन हैं उस स्पेल की वजह से जिनकी मदद से ये यहाँ पर आए हैं। साथ ही एरिक का हाल खराब हो जाता है क्योंकि वो शुरू से ही मानता आया है कि वो आल्मा एनर्जी का इसलिए यूज कर पा रहा है क्योंकि उसे चूज किया गया है, वो भी उसके नॉलेज की वजह से। मगर चूज तो उसे किया गया है मगर इसमें उसके नॉलेज का कुछ खास अहम रोल नहीं है। फिर सभी लोग ही अपना आल्मा गियर लेने के लिए चले जाते हैं। कौन भी यहाँ पे लड़ने का ही फैसला करता है क्योंकि उसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। साथ ही फ्लोरा उसे स्पेशल भी बताती है। एक रूम में ये एक मशीन के सामने आते हैं जिसे घुमाने के लिए अपने पावर का यूज करता है सैंगन, मगर उसे कुछ नहीं होता है। इसलिए सभी लोग एक एक करके अपने पावर का यूज करते हैं मगर कोई भी नहीं कर पा रहा है अभी तक। एरिक इस बात से बहुत ही ज्यादा शौक में है कि सभी लोग आल्मा गियर का यूज कर सकते हैं। साथ ही वो अच्छे कामों के लिए अपने टीम के साथ कर रहा था जो भी वो कर रहा था मगर उससे ये पता चल चुका है कि वो सभी कामें ही गलत नियत के लिए की जा रही थी। फिर प्रिंसेस अपने पावर का यूज करती है मगर शुरू में कुछ नहीं हो पाता है। उनके सभी बाल एक एक करके खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावर में आ जाती है। लियोन को वो पिट भी देती है मगर कौन बताता है कि शायद से पैसे चाहिए। इसे चालू करने के लिए वो पैसों का यूज करके अपने सभी गियर्स को निकाल लेते हैं। कुछ गियर्स को चूज करके वो चले भी जाते हैं मगर हमारी इन टीम के पास तो पैसा ही नहीं है, इसलिए ये बचे हुए वेपन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी इन्हें अपने जगह पे वापस से बुला लिया जाता है।
अंदर कौन ये बता रहा है कि मैं मदद करूंगा, मगर अपना हाथ बढ़ाते हुए वो ये कहता है कि प्लीज मुझे एक मर्द बनने में मदद कीजिए। तुम्हें तो पता ही होगा वो क्या चाहता है। उसका हाथ पकड़ के कोई कहता है मैं तुम्हें मर्द बनने में पक्का मदद करूंगा। ये सैंगन है। साथ ही ये लोग भी जाने लगते हैं। यहीं पर ही कौन ये पूछता है कि मैं अपने घर पे वापस कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा। ओलिविया फ्लोरा बताती है कि तुम अभी तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो सील्ड है। फिर ये सभी यहाँ पर चले आते हैं जहाँ पर कौन बातें कर रहा है मैरियान से, क्योंकि बस वो बातें करना चाहती है। बातों बातें में ही ये रिवील हो जाता है कि कौन वर्जिन है। फिर वेरिएशन कहीं पे जा रहा होता है। उसकी मुलाकात एक पर्सन से होती है जो कि एरिक के कहने पे वेरिएशन को कहीं पे ले जाने के लिए आया है। ये साथ चलते हैं एंड बातें होती है कि इन कोगिनीटो के फॉर्म होने से पहले क्या चल रहा था। फिर दूसरी तरफ कहीं पे लड़ाई हो रही है। ये लड़े कि उससे पहले एक पर्सन आके ये कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों ही पर्सन की लड़ाई रुक चुकी है, इसलिए ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो गिर जाता है। फिर ये एक एक करके दोनों को ही हराता है। और यहाँ पर फिर गुत्सव चला आता है जो कि इसे लेके कहीं खाना खिलाने के लिए आया है। गुत्सव हमें ये बताता है कि इस शहर में आल्मा एनर्जी का खोज किया गया है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है, मगर क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी क्राइम रेट को कम करने के लिए गुत्सव एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहता है, इसलिए वो इस पर्सन को ज्वाइन करने का कहता है। और अगले दिन गुत्सव सभी से ही एक एक करके इस पर्सन को मिलाता है। एरिक इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करता है और उसका नाम वो स्पॉट कहता है। फिर एरिक को ये कॉल आता है कि कहीं पे क्राइम हुआ है, जिसकी वजह से ये सभी निकलते हैं एंड क्राइम स्पॉट पे पहुंचने के बाद गुत्सव एंड बाकी प्लान कर ही रहे थे, मगर तभी हम स्पॉट को देखते हैं जो कि इस क्राइम को खत्म भी कर चुका है एंड मिशन कंप्लीट। इसके बाद स्पॉट कई सारे मिशन को कंप्लीट करता है और फिर एक टाइम पे आके वो इन सभी को छोड़ के किसी और को ही ज्वाइन करता है। और अगले दिन वो इन्हीं के साथ है जहाँ पर लियोन इसे अपने आने वाले मैरिज के लिए इनवाइट करता है एज ए फ्रेंड। स्पॉट मान जाता है। फिर वो अपने कामों को खत्म करके निकलता है, जहाँ पे यहाँ पे खड़े होके वो उन सभी के ही यादों को सोच रहा है। फिर हम एरिक को देखते हैं जो कि खुश है क्योंकि उसे फंडिंग मिल चुकी है फाइनली। और स्पॉट किसी सोच में है। फिर रात होती है, स्पॉट किसी से मिलता है, उसे ये मिशन मिला है कि वो एरिक को जाके खत्म करे। फिर अगला दिन एक नया मिशन आ चुका है, इन्हें एक बैंक रॉबरी को रोकने के लिए जाना है। ये सभी निकल जाते हैं। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर एरिक एंड स्पॉट एक साथ रहेंगे एंड बाकी अलग। और ऐसा ही होता है। अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए ये एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एरिक आगे बढ़ रहा है, वो शूट भी करता है एंड उसकी मदद भी करता है केटी, जिसके मदद से वो अंदर आ जाता है आसानी से। इनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, साथ ही मैनेजर भी अच्छी हालत में है, हालांकि वो बेहोश हो चुका है। और अब स्पॉट अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए एरिक को खत्म करने के लिए तैयार है। वो उससे उसके आखिरी विश मांगता है तो एरिक बताता है कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया नाम चाहिए एंड फिर इस तरह से इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनकॉग्निटो पड़ता है। स्पॉट एरिक को खत्म करके उससे पहले यहाँ पर सभी लोग ही चले आते हैं, बताते हुए कि वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि लियोन ही था। अब यहाँ पर शूटिंग होती है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है। अब स्टोरी तो खत्म हो चुके हैं, मगर हमने वेरिएशन को नहीं देखा है। वेरिएशन बताता है कि वो स्पॉट बॉय और कोई नहीं बल्कि यही है। फिर कहीं पे कौन खांसता है तो उसके मुंह से खून निकलता है, जिसकी वजह से वो ये बताता है कि क्या वो मरने वाला है, क्योंकि वो एक रेड स्टार को भी देख पा रहा है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस स्टार को वही देख पाता है जिनकी आखिरी समय आ चुकी होती है, मगर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि अपना मुंह लाल कराए बैठे हैं एक फल को खाकर। फिर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। इन पे अटैक भी हो रहा है क्योंकि इनके सामने एक बड़ी सी सेना है और इस सेना का जो ये सेनापति है वो और कोई नहीं बल्कि मैरियान का बड़ा ब्रदर है। इसी वजह से ये भाग कर आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतने ताकतवर होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, मगर अपनी ये बातें यहीं पे खत्म करके ये फिर से अटैक करने के लिए आ चुके हैं, मगर इस बार और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस का बड़ा भाई है इनके खिलाफ। इसी वजह से ये फिर से यहाँ पर वहाँ से भाग के चले आते हैं। एक और बार ये अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आ चुके हैं, जहाँ पर इनके सामने बहुत से सोल्जर्स है और इस बार और कोई नहीं बल्कि सैंगन का बड़ा भाई है इनके खिलाफ। इसी वजह से ये फिर से भाग जाते हैं। अब ये तीनों ही अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं, मगर प्रिंसेस एंड मैरियान को एक एक करके कौन समझाता है कि उन्हें कैसे भी करके इस मैच को जीतना ही पड़ेगा ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। और फिर कौन किसी तरह से सैंगन को भी समझा लेता है ताकि फाइट वो कर सके। दूसरी तरफ बोथ प्रिंसेस के कैसल में एंड उसके फियोंसे के कैसल में उल्गा सोलिटरी के लोग आते हैं, यह कहते हुए कि हम आप दोनों का ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों क्लैंस को ही खत्म करना चाहते हैं उल्गा सोलिटरी के लोग। एंड इनके प्लान में रुकावट एक्जियन बन रहे हैं, यानी कि कौन एंड उसकी टीम। और हम कौन एंड उसकी टीम को देखते हैं जो कि खा रहे हैं ताकि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। अब कौन ने फैसला कर लिया है कि उन्हें कैसे भी करके इस वॉर को रोकना पड़ेगा। इस बात को एक छोटी सी बच्ची सुन लेती है, इसलिए वो फ्लावर दे के चली जाती है।
खाना खाने के बाद आगे चलते हुए कौन गिर जाता है, साथ ही उसके आगे से एक बिल्ली भी रास्ता काटती है उसका। मगर सेंगन एंड बाकी लोग ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड में कैट का गुजरना एंड कैट के साथ रहना एक गुड लक माना जाता है, ना कि कोई बैड लक। एंड डॉग बैड लक होता है, मगर इस बात को कौन नहीं मानता है, तो सेंगन उसे कहानी भी सुनाता है जिस कहानी को कौन नहीं सुनता है, मगर उसका सर फटने से बचता है, यानी कि डॉग का होना बैड लक ही होता है। अब ये बैड लक खत्म हुआ है या नहीं हुआ है इसका हमें नहीं पता है, मगर कौन की जान फिर से बचती है। यहाँ तक कि उसे एक स्पाइडर भी काट लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर कहीं पे एरिक अपने सुपीरियर से बात करने के लिए आया है। उसे पहली बार में बात नहीं करने दिया जाता है, मगर फोर्स करने पे वो बात करता है। एरिक इस वॉर को रोकना चाहता है, मगर उसके सुपीरियर मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम जब तक तुम्हें ऑर्डर ना दे तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसके वजह से एरिक बाहर आता है तो वो वेरिएशन को बुरी हालत में पाता है। उसकी यह हालत किसी ने की है, मगर किसने ये उसे नहीं पता है। हालांकि उसे इतना पता है कि वो कोई हाइपेरियर नहीं है। वेरिएशन ये बताता है कि उनके सुपीरियर का रोल इस वर्ल्ड को बचाना नहीं बल्कि खत्म करना है। फिर वो बेहोश हो जाता है, मगर उसे गुत्सव आके ठीक करता है। इन्हें गुत्सव पर कुछ शक होता है, इन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए ये पूछते हैं कि गुत्सव तुम इससे पहले क्या कर रहे थे, हमें बताओ। गुत्सव ये बताना नहीं चाहता था, मगर केटी ये बता देता है कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए लॉयर से मिल रहा है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। हमें साथ ही ये भी पता चलता है कि केटी एक लड़की ही है जो कि अपने जेंडर को छुपा रही थी ताकि उसे इनकॉग्निटो में रखा जाए। इस राज को जानकर एरिक परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ काफी क्लोज रह चुका है। दूसरी तरफ कॉन के विश को फ्लोरा पूरा करने वाली है, मगर ये सपना होता है। असल में वो कॉन को ठीक कर रही थी। फिर कॉन बाहर आता है और उसके बैड लक को दूर करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है, जहाँ पर प्लान को फॉलो करते हुए एक पॉट के अंदर कौन आ चुका है जहाँ पे पानी है। उस पानी को गर्म किया जाता है, कौन एंजॉय करता है, मगर पानी थोड़ी देर में ही बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। अब इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए कौन को इस पॉट को गिराना पड़ेगा ताकि फायर पानी से बुझ सके। कौन कर रहा है ऐसा? इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ही फ्लोरा आके कौन को बचाती है। फिर फ्लोरा को कौन अपना एक इक्विपमेंट देता है, कहते हुए कि उसके पास कोई प्लान है। बैटल फील्ड में नवाको वर्सेस किंग का बैटल शुरू होने वाला है, यानी कि वॉर, एंड उसे रोकने के लिए ये सभी ही आगे बढ़ रहे हैं। कौन दौड़ने की वजह से थोड़ी देर में ही थक जाता है, जिसकी वजह से वो यहीं पे इनसे बहस कर रहा है। अब इनकी बहस हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर एक और पर्सन चला आता है अपनी टीम के साथ, और इस बंदे के पीछे जितने भी लोग हैं वो सभी ही आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड हाइपेरियन है, जिन्हें इन्होंने अपना नाम दिया है जो कि उलबेरियन है। सभी ही उलबेरियन नॉर्मल लोग ही हैं, मगर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इन पे ये पागल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पास अब एक हाइपेरियन की पावर्स हैं। अब इन सभी ही उलबेरियन को खत्म करने के लिए हमारी टीम अपने अपने पावर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है एंड नाबको भी अपने नए एरा को शुरू करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर बैटल करते वक्त कौन ये समझ चुका है कि ये इन्हें खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये सभी ही इनका टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। अब इस वॉर से किसका फायदा है, प्रिंसेस पूछती है तो ये पर्सन बताता है कि एरिक के सुपीरियर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका फायदा है, क्योंकि जुगलबर्ग एंड प्रिंसेस के पापा फाइट करने के बाद काफी कमजोर हो चुके होंगे, जिसका वजह से उन सुपीरियर्स को आसानी होगी वर्ल्ड पे रूल करने के लिए। अब इन लोगों के साथ इनके बाकी लोग भी चले आते हैं कौन पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। कौन लेट हो रहा है, मगर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर एरिक एंड उसकी टीम चले आते हैं। एरिक बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए अपना काम करेगा, जिसकी वजह से ही वो अटैक करने का कहता है सभी से। इनकी लड़ाई हो रही है, एरिक आगे बढ़ रहा है तो उसे देख कर मैरियन आंख मारती है, और शायद इसी वजह से ही एरिक अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये फिर आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं एंड रवाना हो जाते हैं वॉर को रोकने के लिए एक साथ। बैटल फील्ड में ये सभी अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं और नवा को अटैक करने का ऑर्डर भी दे देता है। फिर सभी को रोकने के लिए ही पीस का लेक्चर और एक तरह से भाषण देने लगता है कौन, वो भी अपने ही आर्मर गियर का यूज करके। इनके इस स्पीच को सुनकर सोल्जर्स इन पर ही अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर प्रिंसेस अटैक करके सभी को आसानी से खत्म करती है। अब इस शांति भरे प्रस्ताव को मानने के लिए नवा को रेडी नहीं है। वो ये बताता है कि अगर तुम एक हाइपेरियर हो तो हमें एक मिरेकल दिखाओ। इसी वजह से ही भाषण देते हुए कौन एक म्यूजिक बजाता है और फिर वहाँ पर ओलिविडिया चला आता है, जिसे कंट्रोल एक गेम पैड से फ्लोरा कर रही है। इसी वजह से ही सोल्जर्स को लगता है कि वो गॉड से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने लगते हैं और प्रिंसेस के सोल्जर्स भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इस वॉर को पूरी तरह से खत्म करके इस नेशन को एक साथ लाने के लिए एरिक ने कुछ फैसला किया है। वो ये बताता है कि वो अपने सुपीरियर से लड़ेगा, मगर इनके सुपीरियर्स को भी सभी ही बातों का पता चल चुका है, जिनके पास एक अनोखा हथियार है जो कि वो यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में एंड थोड़ा सा अजीब भी।
और वो मॉन्स्टर ओलिविया का हवा निकाल के उसे दूर कर देता है। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके वियर्ड अटैक्स भी काफी डैमेज करते हैं। मदद के लिए कॉर्न फ्लोरा से कहता है मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एरिक अपने टीम के साथ तैयार होता है मगर कॉर्न ये बताता है कि तुम्हें सही में लगता है कि क्या हम उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। मगर एरिक ये बताता है कि वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि हाइपेरियन है, इसी वजह से वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सभी अपने अपने पावर का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं और सभी भी अटैक भी करते हैं मगर कॉर्न अभी कुछ नहीं कर रहा है। ये सभी अपने अटैक्स का नाम लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट में अटैक करते हैं एक साथ, मगर इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। और जब वो मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ता है तो ये सभी भागते हैं मगर कौन वहीं पे है। अब फोरेजो यानी ये मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है तो कौन गुस्सा होकर इसे ये कहने लगता है कि फोरेजो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, यानी कि डांटने लगता है। कौन फोरेजो को इतना ज्यादा डांटता है, उसे इतना ज्यादा गालियां देता है जिसकी वजह से वो भी परेशान है। एंड कौन की इन डांटों को सुन के अपनी गलतियों का एहसास करके फोरेजो माफी भी मांगता है मगर कौन ये बताता है कि ये काफी नहीं है। तो फोरेजो पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए और फिर कौन सवारी करके उसे यहाँ से ले जाता है। अब कौन फ्रोजो के साथ सभी बुरे बुरे लोगों के बुरे बुरे कामों को खत्म कर रहा है तो वहीं पर फ्लोरा उसकी तारीफें कर रही है कहते हुए कि कौन ने अपने रियल एबिलिटी का अभी तक यूज भी नहीं किया है, वो भी एक भी बार। और फिर कौन अपना काम खत्म करके यहाँ चला आता है और इस तरह से इस वर्ल्ड में शांति कायम होती है। फिर हम एरिक के सुपीरियर्स को देखते हैं जो कि अब एरिक के सुपीरियर्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ से भाग रहे हैं मगर अपने सुपीरियर्स को सजा देने के लिए एरिक यहाँ आ चुका है जो कि अब उनका सुपीरियर नहीं है, इसी वजह से ही वो बाकी लोगों को खत्म करता है, साथ ही अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है। अटैक करने से पहले ही वो सुपीरियर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग खुश है क्योंकि अब वर्ल्ड बच चुका है और नाबुको ने अपने पोते को अपना राज शासन दिया है और बुढ़े लोग पकड़े जा चुके हैं और अभी उल्बरियन खेती कर रहे हैं। फ्रोज भी यहाँ से समुद्र में निकल जाता है मगर अब रीमैच करने के लिए एरिक यहाँ पे आ चुका है। उसकी बातों को कौन शुरू में नहीं मानता है मगर एरिक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने सभी टीममेट्स के साथ। ये सभी एक एक करके अपने अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं तो कौन पेड़ को फेंक कर एरिक को दूर करना चाहता है मगर उससे वेरिएशन बचाता है जिसकी वजह से अब ये दोनों ही लड़ने वाले हैं। इनके अटैक्स टकराते हैं। एरिक अभी लीड में है जिसकी वजह से कौन का हथियार दूर हो जाता है, वो उस पर अटैक करता है मगर उसे रोक चुकी है मैरियान। अब मैरियान के पूछने के बाद एरिक ये बताता है कि उसके पास कोई गोटी नहीं है मगर मैरियान ये बताती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपना गोटी दूंगी क्योंकि उसे लड़की बनी है एंड गोटियों का ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऐसा कंफर्म करती है फ्लोरा। एंड फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का खेल शुरू होता है एंड इस खेल में हम देख पाते हैं कि दो गोटी बाहर निकलते हैं मैरियान की बॉडी से एंड वो चले जाते हैं एरिक की बॉडी में और उससे आके कौन ये बताता है कि अब जबकि तुम्हारे गोटी मिल चुका है तो तुम मुझे से फाइट नहीं कर सकते हो, बात सही है ना। एरिक भी हाँ कहता है एंड अब कौन डीटी नहीं है यानी कि वर्जिन नहीं है क्योंकि उसके पास कोई है। मनाने लगता है फ्लोरा को कि उसे उसकी वर्जिनिटी लूज करना है मगर फ्लोरा बताती है कि यहाँ नहीं तुम्हारे रूम में। इसी वजह से कौन मान जाता है मगर फ्लोरा चुपके में ये बताती है कि इक्सियोन यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास वो शायद से है ही नहीं। कौन यहाँ से गायब हो जाता है जिसकी वजह से बाकी लोग कौन को यहाँ पर ले आते हैं और प्रिंसेस रोने लगती है क्योंकि अब गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है मगर वो पीट देती है कौन को। हालांकि प्रिंसेस रो रही है, साथ ही वो गाल भी लाल करती है कौन को मगर अब भी प्रिंसेस ही रो रही है। कौन फिर प्रिंसेस को एक अच्छी वुमेन बनने का कहकर और बाकी लोगों से गुड बाय कहकर साथ ही एरिक से इस वर्ल्ड का ख्याल रखने का कहकर गायब हो जाता है। कौन यहाँ पे सोकर उड़ता है तो उसे लगता है कि वो सभी सपना होता है। साथ ही वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यह भी देखता है कि उसे कोई माफी मांग रही है मगर कौन नोटिस करता है कि उसका गाल लाल है यानी कि वो सब सपना नहीं था। कौन ये महसूस करके मुस्कुराता है फिर यहाँ से निकल जाता है। एंड सो एपिसोड कहानी खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है जिसे बनाने में मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। होपफुली तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो, एक कमेंट करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा है। हो सकता है कि अब से वीडियोस थोड़ी सी लेट आए मगर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली अपलोड कर पाऊँ। बाकी बात मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड हाँ प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोज़ को जाकर देखो, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। बाय।